बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ याद रखो कि पेपर करके बैठोगे तभी फ़ायदा, नहीं तो ऐसे कोई मतलब है नहीं। तो ये चीज़ याद रखना। ये भी गायब हो गया। तो जिस खुद से करके रहोगे फिर क्लास अटेंड करोगे ना तो उसका अलग फ़ायदा है। मैं फिर और बता रहा हूँ, तो करके रखो, ज़्यादा बढ़िया है, तभी फ़ायदा मिलेगा। चलो ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, और मैं फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ ऑब्जर्व करो, थीम रिपीट हो रही है बार बार, हर साल थीम वही पूछ रहा है वो। ठीक है, अब देखो ये प्रशासन वाला एफिशिएंसी के बारे में पहले 2011-12 में पूछा था उस टाइम भी। ठीक है, तो इसका थोड़ा पेपर का क्वालिटी ऐसा था, यूपीएससी कैसे आया था उस टाइम, पेपर की क्वालिटी ख़राब है। चलो ठीक है, देखो नहीं ना, ये टेक्निक अप्लाई किया था, स्टार्टिंग के 2-3 लाइन पढ़ना, आखिरी के 2-3 लाइन पढ़ना। हाँ सर, बहुत फायदा मिलता है हाँ। इससे, पता रहता है कि एग्जैक्ट पैसेज क्या कहना चाह रहा है। हाँ। कई बार हम दूसरे तरीके से सोच लेते हैं, किसी टॉपिक में पढ़ा क्वेश्चन में, उस चीज को नहीं पकड़ पाते जो पैसेज से कह रहा है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि पहले की 3-4 लाइनें पढ़ लो और और लास्ट की आखिरी के पढ़ 3, लो। हाँ, उससे क्या ना थोड़ा एक आइडिया हो जाता है, तो फिर अपन ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक वो और अच्छी लग जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से देखना। शासन और लोक प्रशासन में कमियों के मूल में स्थित एक प्रमुख कारक आमतौर से शासन में और मुख्य रूप से सिविल सेवाओं में जवाबदेही का होना या न होना। तो मतलब सभी सी बात है, इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसका साइज ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जवाबदेही का एक प्रभावी ढांचा रूपांकित ठीक है, जवाबदेही प्रभावी ढांचा रूपांकित करना सुधार कार्यसूची के मुख्य तत्व रहा है। मूलभूत मुद्दा यह है कि क्या सिविल सेवाओं को तत्कालीन राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए अथवा व्यापक रूप से समाज के प्रति। तो इतना समझ में आ गया कि जो ब्यूरोक्रेट है किसके प्रति अकाउंटेबल रहे, पॉलिटिकल, इसीलिए वो पॉलिटिकल ऐसा एक यूपीएससी 2021 में भी क्वेश्चन आया था इससे। ठीक है, अब यहाँ से एक पढ़ते हैं लाइन अपन, यहाँ से अनुच्छेद 311 और 312 के उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और सिविल सेवा को बाह्य जवाबदेही के लिए विधि व विनियम बनाए जाने चाहिए। प्रस्तावित सिविल सेवा विधेयक इनमें से कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। भर्ती प्रोफेशनल सिविल सेवा और राजनीतिक कार्यपालक को अपनी अपनी भूमिका परिभाषित की जानी चाहिए ताकि भर्ती प्रबंधकीय कार्य और सिविल सेवा के प्रबंधन का राजनीतिकरण हो सके। इस प्रयोजन के लिए केंद्र राज्य में प्रभावी संविधित सिविल बोर्ड बनाए जाने चाहिए। शासन निर्णय लोगों के अधिक समय में लाने तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, अवक्रमण, डिवोल्यूशन भी जवाबदेही के संबंध में सहायक होगा। तो ये देखो, ये पार्ट सॉल्यूशन वाला होता है। ठीक है, और जो ये वाला जो पार्ट होता है ये प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में बताता है। तो इससे अपने को पूरा सिलेबस के मतलब जो पैराग्राफ होता है उसके पूरा आइडिया लग जाता है। ये छोटा कैसे होगा, बड़ा हो रहा है। चलो ठीक है, अब देखो इधर एक मोटा मोटा अब आइडिया लग गया कि सिविल जो मान लो कि ब्यूरोक्रेट होते हैं किसके प्रति अकाउंटेबल रहे, एक तो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आइडिया, बहुत अच्छा टॉपिक है, जीएस का भी एक तरीके गवर्नेंस में पढ़ोगे तो उसमें है। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारकों के कारण शासन लोक प्रशासन के लिए प्रतिकूल परिणाम सामने आए। ठीक है, तो वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जो है अपन इतना अच्छे से जो ब्यूरोक्रेसी उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या कमियां रही, आप देखते हैं अपन। आंतरिक एवं बाह्य जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने में सिविल सेवा की असक्षमता, ये बात तो सही है कि देखो स्टार्टिंग में यही बात बोला गया कि किसके प्रति अकाउंटेबल रहे, राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति या जनता के प्रति। ठीक है, तो इसी के अगर आगे देखोगे तो इसमें ऐसी बात की गई है। ठीक है, तो ये बात तो सही भी है क्योंकि अरे देखो एक चीज़ ये है कि इसमें जवाबदेही की बात की गई है, एक अपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, तो ऐसे ये ऐसे भी सही होगा ये तो। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या बात कर रहा है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए पर्याप्त भर्ती परीक्षण का अभाव, ये तो एकदम नेगेटिव बात, लबासना किस लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो ये तो भाई उनका ट्रेनिंग ही नहीं होती है, ये तो गलत बात है। ठीक है, मेन मुद्दा वो नहीं है, मेन मुद्दा यहाँ पे जो पूरा पैसेज है वो अकाउंटेबिलिटी को लेके है। ठीक है, तो ये तो पता लगे कि दूसरा तो नहीं है। ठीक है, अब एक तो अपने को ऑटोमेटिक पता लग गया सही है। ठीक है, सिविल, अब देखो एग्जाम में मत पढ़ना तीसरा जरूरत ही नहीं है। सिविल सेवाओं में उपयुक्त सेवा हित लाभों की कमी है, क्या बात कर रहे हो। पता है जब आप रिटायरमेंट के लेवल पे रहोगे तो 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी रहेगी आपकी, और उसके अलावा जो बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं वो बहुत सारे मिलते हैं। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो फालतू की बात बोल रहा है।
इस संदर्भ में राजनीतिक कार्यपालिका के और उसकी तुलना में वर्तिक सिविल सेवाओं को के अपनी अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों का अभाव है। देखो यहाँ पे भी अपन ने यही पढ़ा था कि उनके जो इसी का सॉल्यूशन पार्ट में यही बता रहा है, ठीक है। तो ये बात तो सही भी है। देखो एक चीज़ याद रखना कि क्या होता है कि जैसे ना अगर आप देखोगे संविधान 300 जैसे आर्टिकल देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 311-12 के बारे में बुद्धि परीक्षण किया जाना चाहिए। अब देखोगे ना तो कुछ ही नहीं, बस एक यूपीएससी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब केट है, केट के बारे में बोला गया है, पर जो जितना डिटेल से बताया गया इसमें देखो आखिर में सॉल्यूशन में यही बोला गया है सिविल बोर्ड बनाए जाने चाहिए और शासन और निर्णय लोगों को अधिक समय लाने सत्ता का विकेंद्रीकरण और वो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है, ऐसी चीज़ें हैं ही, संवैधानिक उपबंधों का अभाव है, इसीलिए अपने डिटेल में थोड़ा ऐसे चाहिए कि सिविल बोर्ड बनाया जाए जो इन पर अच्छे से कंट्रोल कर पाए। तो पॉजिटिव बात भी है, कहीं पे भी ऐसे एक एक्सट्रीम वर्ड की बात भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। मैं फिर बता रहा हूँ कि पैसेज का अगर आप स्टार्टिंग का 3-4 लाइन पढ़ लेते हो, आखिरी 3-4 लाइन पढ़ लेते हो तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। अब तो ये पूर्वधारणा बनाई जाती है, इन पर ध्यान मत दो, ध्यान दोगे तो कंफ्यूज होगे। तो इसलिए ज़्यादा सिंपल सा बस स्टेटमेंट के बिहाफ पे अपन आंसर निकाले तो उसी बिहाफ से सोचना है। समाज के प्रति सिविल सेवाओं की जवाबदेही में राजनीतिक कार्यपालिका एक अवरोध है। देखो एक वर्ड, अरे बात तो सही भी है, यही तो मेन बात है कि जो नेता लोग क्या करते हैं ना कि देखो एक होता है कि जो मान लो कि एमएलए है, मान लो, ठीक है, वो भी जनता की सेवा कर रहा है, ठीक है। इधर जो आईएएस अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, वो भी जनता की सेवा कर रहे हैं। यार इतना बड़ा कैसे हो गया ये तो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इससे, अरे इसे छोटा हो भी नहीं रहा। चलो ये यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि जैसे एमएलए भी काम कर रहा है, अरे सिविल सर्वेंट भी काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो एमएलए लोग होते हैं पॉलिटिकल वाले, ये परेशान करते हैं, मतलब सिविल जैसे आईएएस अधिकारी होते हैं उनको अच्छे से काम भी नहीं करने देते हैं। बहुत सारी चीज़ें चलती है, पॉलिटिक्स होता है। और भाई किसका फेवर ले रहे हो, जैसे मान लो कि सेंटर की स्कीम है, अब आईएएस अधिकारी हो चाहे सेंटर की स्कीम हो चाहे स्टेट की स्कीम हो, दोनों को इम्प्लीमेंट करना होता है। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि दबाव होता है, जैसे राजनीतिक मान लो कि अपोजिशन पार्टी, मान लो कि राज्य में अलग पार्टी है, सेंटर में अलग पार्टी है, तो उसमें लेके विवाद चलता है, बहुत बड़ा ये चीज़ है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिया भी है स्टार्टिंग लास्ट में। अरे ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अरे देखो जनरल स्टेटमेंट भी बनाता, अवरोध है तो छोटा सा भी एक अवरोध होगा तो होगा, बस ये चीज़ तो है। तो ये दोनों तो गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान ढांचे में राजनीतिक कार्यपालिका समाज के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई है। क्या बात कर रहे हो, चुनाव क्यों होता है, चुनाव राजनीतिक कार्यपालिका का जवाबदेही था तो तय करता है। तो ये कट गया, आंसर ये आ गया। आज कुछ गड़बड़ी है, ये इतनी साइज इसका इतना बड़ा होना, इसे छोटा कम, रुको इसको कम करते हैं पॉइंट। अब ठीक आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये तो ऐसा है नहीं भाई चुनाव क्यों हो रहे हैं, अभी जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं वो क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका जवाबदेही तो तय होती है लोगों के प्रति, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो वो फालतू की बात है। कौन सा एक इस परिच्छेद में अंतर्निहित अनिवार्य संदेश है, कौन सा मैसेज दिया गया। तो देखो स्टार्टिंग में किसकी बात की गई है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए ब्यूरोक्रेट लोगों की, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जवाबदेहिता की बात हो रही है। अब देखो ये फ़ायदा होता है, अब ध्यान से देखना, सिविल सेवाएं उस समाज के प्रति जवाबदेह नहीं है जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। शिक्षित तथा प्रबुद्ध व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्व नहीं ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, आप जाओ ब्यूरोक्रेट जो जयशंकर है अभी विदेश मंत्री बना बैठा है, तो ये सब फालतू की बात है। संविधान निर्माताओं ने सिविल सेवाओं के समक्ष आने वाली समस्या का विचार ही नहीं किया है। क्या बात कर रहे हो, 313 से 11 से लेकर 323 तक क्या डाला गया है, सब उनको पता था। और मैं बोल हमेशा याद रखना, अनिवार्य में से पॉजिटिव होगा, कुछ चेतावनी देता हुआ ऐसा होगा। सिविल सेवाओं की जवाबदेही में संवर्धन हेतु सुधारों की आवश्यकता और गुंजाइश है। कितना पॉजिटिव बात बोल रहा है। ये देखो आखिरी में ये पूरा पैराग्राफ अगर आखिरी की 3-4 लाइन पढ़ोगे इसमें यही है। ये देखो
आप यहाँ आ जाओ। सिविल सेवा में जवाबदेही सुधार के लिए कुछ विशेष उपाय पर विचार किया जा सकता है। देखो करेक्ट, अरे ऐसे भी देखो कॉमन सेंस से पता भी लग रहा है और एकदम पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट है, कहीं पे भी एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं कर रहा है, नहीं कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आराम से पता लग रहा है उसका। परिच्छेद के अनुसार निम्न में कौन सा एक सिविल सेवा की आंतरिक जवाबदेही के संवर्धन का साधन नहीं है? साधन नहीं है वो पूछा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे बात चल रही है आंतरिक जवाबदेही की। ठीक है, बेहतर कार्य सुरक्षा और रक्षा उपाय, ये तो है। ये चीज़ याद रखना कि जब है ना आप IAS अधिकारी बन जाते हो तो बहुत मुश्किल है कि आपको हटा पाना। मतलब आपने बहुत बड़ी गलती की हो, एक तो एक अलग बात है, राष्ट्रपति को इन्वॉल्व होना पड़ता है, समझ लो। तो कार्य सुरक्षा तो है, ये तो पता है, रक्षा उपाय भी है। ठीक है, तो ये चीज़ तो है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निरीक्षण, ठीक है, तो ये तो होता ही है, जब आप भ्रष्टाचार करोगे तो CVC आता है। तो इंटरनल जवाबदेही का मैकेनिज्म हो गया ना ये तो। अधिशासी निर्णयों का न्यायिक पूर्वानुकूलन, ये भी होता है। आप जो भी डिसीजन लोगे उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहा है ना, आप ऐसे कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया में लोगों की बढ़ी हुई सहभागिता द्वारा जवाबदेही खोजना, ये सही होता है। जैसे ध्यान से समझना, कोई IAS अधिकारी है, उसने कोई करप्शन किया या नहीं किया, इसका जनता डिसाइड सही करती है भाई, इसका डिसाइड करेगा, कैट में जाता है मामला, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति जो फाइनली डिसीजन लेता है। तो ये तो गलत है ना, जनता के प्रति अपनी। और ये है ना, एक तरीके से देखोगे तो ये आंतरिक जवाबदेही नहीं है, बाहरी जवाबदेही है। अगर आप इस पैराग्राफ के आखिरी पैसेज में पढ़ोगे तो यहाँ पे देखना, शासन और निर्णय को लोगों के अधिक समीप लाने हेतु सत्ता का विकेंद्रीकरण और अवक्रमण भी जवाबदेही के संवर्धन में सहायक होगा। तो ये बाहरी, ये बोला कि ऐसा लाया जाना चाहिए, आंतरिक जवाबदेही में नहीं, या ये बाह्य जवाबदेही में होगा, आंतरिक में तो होगा भी नहीं। ठीक है, तो नगीर जिसने भी किया इन चारों में से किसी का गलत हुआ था? कौन सा गलत हुआ था? चौथा वाला गलत हुआ था। हाँ। नहीं तो थोड़ा बहुत बंद करो अपनी तरफ से बंद करो। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये रहा, और मैंने कितनी बार बोला जब भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो। अब देखो यहाँ पे पता लग गया आंतरिक जवाबदेही के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आंतरिक जवाबदेही, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो फट से यहाँ पे पैसेज में पूरा दिए है। आंतरिक जवाबदेही को आंतरिक निष्पादन के पर्यवेक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग, देखो एक एक चीज, एवं नियंत्रण महालेखा परिषद जैसे निकाय का आधिकारिक निर्देशक अधिशासी निर्णयों के न्यायिक पूर्वानुकूलन के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सारी चीजें स्टेटमेंट दे दिए है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये आदत डालो, एक वर्ड पकड़ो और पूरा पैसेज पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान अनुच्छेद 311 खास ये पूरा बात करता है, यही है 3-4 चीजें जो आंतरिक जवाबदेही, तो यही पूछ रहा है। देखो ये सब दिया है, कार्य सुरक्षा रक्षा उपाय केंद्र सतर्कता आयोग के बारे में दिया है, नहीं पुनर्गठन दिया है, तो ये तीनों तो दिया ही है, ये नहीं है मतलब। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है ना, देखो बहुत सारी चीज़ों में क्या डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बहुत डाउट लगे तो ये पकड़ा करो बस, ये आंतरिक जवाबदेही तो पैसेज में बस। अब इतना तो स्कैन करने वाली आदत आनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट बनना है तो भाई ये चीज़ें करो। कल गधा मजदूरी नहीं करना, ब्यूरोक्रेट बन के भी वहाँ पे भी पता लग रहा है कि आप ऐसे लेके जेड तक पढ़ रहे हो, तो फिर तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। डॉक्यूमेंटेशन का ही काम होता है ब्यूरोक्रेट का। एक चीज़ याद रखना, फील्ड में आप 10 साल काम करोगे, 5 साल आपको सेंटर में आके यही डॉक्यूमेंट वाला ही काम करना होता है, पॉलिसी मेकिंग का। अब पॉलिसी मेकिंग में ऐसे नहीं है कि आप वो पढ़ रहे हो, एकदम पूरा जो की पॉइंट पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ हैबिट डालो और वो आएगी। मैं फिर आ रहा था पैसेज में आंसर खोजने का, मैं इसीलिए वो बोलता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सामान्य रूप में धार्मिक परंपराएं ईश्वर के या किसी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के प्रति हमारे कर्तव्य पर बल देती। याद करो, इस टाइप का पैसे 2011-12 में भी आया था। ठीक है, एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य इन्हीं से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो एक अपने को पता लग गया कि कर्तव्य नैतिक सिद्धांत मतलब अपना इथिक्स का टॉपिक है। ठीक है, अधिकारों की धार्मिक संकल्पना मुख्यतः इस देवते सिद्धांत के साथ हमारे संबंध से और हमारे अन्य संबंधों पर पड़ने वाली स्नेहता से ही व्युत्पन्न हुई है। मतलब मोटा मोटा ऐसे ही बात कर रहा है अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बीच, मतलब एक तरीके से मान के चलो फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में वो वाली बात है। अधिकारों कर्तव्य के बीच यह संगठन न्याय के किसी उच्चतर बोध के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु न्याय का आचरण में लाने के लिए सद्गुण, अधिकार और कर्तव्य और औपचारिक अमूर्त तत्व नहीं रह सकते। इन्हें सामान्य मिलन कम्युनियन के संविधान से बंधे हुए समुदाय। अब देखो पैसेज पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा, पर तो अपने को इतना नहीं, इतना पकड़ लेना है कि अच्छा किसके बारे में है, क्या है, बस
ठीक है। व्यक्तिगत सद्गुण के रूप में यह एकात्म न्याय की साधना और बोध के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब हो सकता है आपने कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई ज़रूरत नहीं, पर इतना समझ में आ गया फंडामेंटल राइट है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में ऐसी बात कर रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी बोला कि धार्मिक परंपरा वहाँ से निकल के आती है, तो ये अपने को पता है, ठीक है। अब आ जाओ, उदाहरण बनाएंगे वो छोड़ो सब, ठीक। अब आ जाओ, पहले पढ़ो, ये देखो ध्यान से देखना। मनुष्य कर्तव्य से तभी बंधे हो सकते हैं जब वे ईश्वर में विश्वास करें। क्या बात कर रहे हो आप, ध्यान से समझना एक चीज़ है ना। अब देखो, ये ऐसी बात बोल रहा है कि जो सभी धार्मिक व्यक्ति है वही फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करता है, या वही जो सोचो कि कोई आईएएस अधिकारी है वो धार्मिक होगा तभी अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निर्वहन करेगा, तो बहुत फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ना। आप एक चीज़ सोचो कि भाई कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि धर्म, हाँ एक फोर्स होता है, कोई ईमानदारी से कर सकता है, पर ये कोई एवरग्रीन स्टेटमेंट नहीं है। कुछ व्यक्ति अपने कर्तव्य को अपना कर्तव्य कार्य मान के भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये गलत स्टेटमेंट है। मतलब ये बोल रहा है कि मनुष्य कर्तव्य से तभी बंधे हो सकते हैं जब वे ईश्वर में विश्वास करें, एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। अब देखो, इसमें किसी वर्ड को यूज नहीं किया उन्होंने, परंतु ये अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ के एनालाइज करोगे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। वो बोल दे कि भाई तभी कोई व्यक्ति जो है कर्तव्य को फॉलो कर सकता है जब वो धार्मिक हो, ये तो बहुत गलत बात है। जैसे मान लो कि भीमराव अम्बेडकर थे, वो एक तरीके से देखो तो कहीं स्टार्टिंग में बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थे वो, तो इसका मतलब क्या, कर्तव्य से नहीं थे? क्या बात करूँ, तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से कर्तव्य निभाया, ठीक है। तो ये गलत बात है, दोनों स्टेटमेंट कहे। अब देखो इधर, न्याय की साधना और बोध के लिए धार्मिक परंपराएं आवश्यक है। अब देखो, ये तो वही बात हो गई जो जुडिशरी में बैठे हैं। क्या लग रहा है कि आपको वो सारे जो निर्णय लेते हो धार्मिक आधार पे लेते हैं? गलत है ना, सीधी सी बात है। न्याय की साधना और बोध के लिए धार्मिक परंपराएं आवश्यक। अब देखो, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मैंडेटरी स्टेटमेंट बोल सकते हो आप इसको। तो इस टाइप के वर्ड जो है गलत होता है, ठीक है। आंसर आ गया अपने को, नहीं भी पढ़े तब भी, चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं इसको। मानव संबंध जो ह्यूमन रिलेशन होते हैं उनकी धार्मिक परंपराओं से व्युत्पन्न होते हैं। अब देखो, पहली लाइन में दी है, सामान्य रूप में जनरल स्टेटमेंट बोला है, धार्मिक परंपराएं ईश्वर के या किसी सार्वभौमिक नीति सिद्धांत के प्रति हमारे कर्तव्य पर बल देती है। एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य इन्हीं से व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। सीधे सीधे बात है, और एकदम जनरल स्टेटमेंट है कि मानव संबंधी उनकी धार्मिक परंपराओं से व्युत्पन्न होते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है। अब इसका मैं एक चीज़ बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना। जैसे देखना, हिंदुओं में जैसे मोस्टली अगर आप नॉर्थ इंडिया का कल्चर देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, अब ध्यान से समझना, ये कहाँ से सिम्टम आते हैं। अभी आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, पैसेज में कहीं भी नहीं लिखा है, और मैं जो एग्जांपल दूंगा उससे समझ में आएगा। नॉर्थ इंडिया में हिंदुओं में देखोगे तो मोस्टली क्या होता है, जैसे मान लो कि एक तो भाई बहन होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं जो एक माँ से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। एक तो वो हो गए, बुआ के जो लड़के होते हैं वो भी भाई बहन होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, मामा के जो लड़के होते हैं वो भी भाई बहन होते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, आप ध्यान से देखना। वही मुस्लिम धर्म में देखो, मुस्लिम धर्म में जैसे मोस्टली जो भाई बहन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे चाचा के, यहाँ पे जो चाचा वाचा के लड़के होते हैं वो भी, उनको भी भाई बहन ही माना जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे ऐसा होता है कि मुस्लिम धर्म में कि चाचा चाची के लड़के के साथ शादी हो सकती है, ठीक है। बुआ के लड़के के साथ शादी हो सकती है, मामा के लड़के के साथ शादी हो सकती है। तो ये चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है? कहीं ना कहीं धार्मिक की तो है। तो अब आप पढ़ो इस स्टेटमेंट को, मानव संबंध है। अभी देखो, संबंधी बता रहा है भाई बहन कौन होगा क्या नहीं होगा, उनके धार्मिक परंपराओं से व्युत्पन्न होते हैं। ये बात तो सही है। अगर कोई मान लो मुस्लिम धर्म को फॉलो करा तो वो उस तरीके से ट्रेडिशन को अपनाता है, जो हिंदू धर्म को फॉलो करा वो इस तरीके से अपनाता है। अब समझ में आया? अब देखो, ये चीज़ है, कहीं पे भी पैसे से पढ़ के क्लियर नहीं होगी। अब ये जितना नॉलेज आपको वाइड होगा, ये गलत हुआ था, सही हुआ था, ये गलत हुआ होगा जहाँ तक मुझे चांस है। सही हुआ था सर, दूसरा हटा के और तीसरा हटा के यही बचता है लास्ट ऑप्शन। अगर इसमें कोई नहीं दिया था ना तो गलत हो ये गलत हो जाता है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो आगे, देखो ध्यान से समझना। अभी है ना, ये जीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और देखना, पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे यहाँ से रिपीट होते हैं, जो पॉलिटी के हो गए ये सारे। अब देखो, इस परिचय का मर्म क्या है, तो आपने क्या देखा, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी, इनके बारे में बात चल रही है। बस यही देखो कहाँ पे इसके बारे में बात करिए, फट से आंसर मिल जाएगा आपको। देखो, अब देखो ये फ़ायदा होता है, स्टार्टिंग एक दो लाइन पढ़ लोगे ना, अब तो ये फ़ायदा होता है। कहाँ बात कर रहा है, अधिकारों कर्तव्य की बात। ये पढ़ो, अधिकारों और कर्तव्य के बीच संतुलन समाज में न्याय दिलाने के लिए निर्णायक है। बस डायरेक्ट आंसर मिल गया।
देखो यही मैं अब मैंने यहीं पे अपने थीम छाट ली थी भाई, यही थीम है, फट से आंसर आ गया। ठीक है, और ऑप्शन भी देखते हैं अपन वो क्यों गलत है। एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य हमारी धार्मिक परंपरा से व्युत्पन्न होते हैं। क्या बात कर रहे हैं। देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। पहली बात, ये परिच्छेद का मर्म पूछ रहा है, एक जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो देखो स्टार्टिंग में दे दी है। पर कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे जो कर्तव्य हमारे धार्मिक परंपरा से व्युत्पन्न होते। बहुत सारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें से कितने धार्मिक है, कोई नहीं है, अपन ने खुद ने क्रिएट किए हैं। ठीक है, दिव्य सिद्धांत से संबंध रखना महान सद्गुण है। क्या बात करो, ऐसी कोई बात ही नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स। ठीक है, अधिकारों की धार्मिक संकल्पना मुख्यतः वर्ड हमेशा गलत होता है, ईश्वर के साथ हमारे संबंध से व्युत्पन्न है। क्या बात कर रहे हैं। जॉन लॉक पर इनको कौन पढ़ेगा अगर ये ऐसी बात होती तो, समझ रहे हो ना ये बात। जॉन लॉक को कौन जानता फिर। ठीक है, अब इधर आ जाओ। देखो, शक्ति, उष्मा और परिवहन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा बायोमास की न्यूनीकरण क्षमता सभी नवीकरणीय स्रोतों से अधिक है। ध्यान से समझना ये चीज़। यहाँ कृषि वन अपशिष्टों साथ ही ऊर्जा फसलों से प्राप्त होती है। अब देखो यूपीएससी ने जीएस में भी क्वेश्चन आया 3-4 बार। अब ये पता लग गया बायोमास के बारे में बात कर रहा है, और अपन जानते हैं बायोमास क्या होता है। जो कचरा होता है उसको गला चला के उसका गैस वेस बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। अपशिष्ट उपयोग करने में सबसे बड़ी चुनौती शक्ति संयंत्र में उचित लागत पर जाने वाली उनकी विश्वसनीय दीर्घावधि पूर्ति है। मुख्य समस्या सुपरचुनिटी लॉजिस्टिक अवरोध और ईंधन संग्रहण की लागत भी है। तो कहीं ना कहीं उसकी समस्या भी बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम होता है उसमें। भाई कलेक्ट करना भी तो बहुत बड़ी इशू है। अब आगे देखो, कुछ द्रव्य जैव ईंधन जैसे मकई आधारित। अब देखो ये जीएस में क्वेश्चन पूछा, और मैं फिर बता रहा हूँ आपकी बात फिर से इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, मकई जैसे आधारित एथेनॉल हो गया। परम रूप से परिवहन हेतु जीवन चक्र आधार पर कार्बन उत्सर्जन में सुधार लाने की जगह उन्हें और बदतर कर सकते हैं। लिग्नो सेल्यूसिक चारा आधारित दूसरी पीढ़ी के कुछ जैव ईंधन जैसे कि पुआल, खोई, घास और कास्ट ऐसे धान्य उत्पादन संभवतः रखते हैं जो उच्च उत्पादकता वाले हो तथा ग्रीन हाउस गैस के निम्न स्तर का उत्सर्जन करे, किंतु वे अभी तक अनुसंधान विश्लेषण के चरण में है। समझ में आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखना इसको, बिल्कुल जीएस का क्वेश्चन है ये, कहीं पे भी कोई वो नहीं है। ठीक है, और बायोमास तो पढ़ते ही हैं अपन, यूपीएससी ने कितनी बार पूछा है इसको क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये पैसेज पढ़ लेना अच्छे से, मैं फिर बार बता रहा हूँ। देखो, शक्ति जनन के लिए जैव मात्रा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने में मौजूद बाधाएं क्या क्या है। अब देखो चैलेंजेस के बारे में पूछ रहा है, तो मतलब नेगेटिव थीम है। अब नेगेटिव अपन खोजते हैं, ध्यान से देखना। जैव मात्रा की धारणीय पूर्ति का अभाव, ये बात तो है, सप्लाई का तो है, बस सस्टेनेबल सप्लाई हो इसके लिए बाय रॉ मटेरियल जो है, देखो स्टार्टिंग में यहीं पे दिया हुआ था। सबसे चुनौती शक्ति संयंत्र उचित लागत पर जाने वाली उनकी विश्वसनीय दीर्घावधि पूर्ति है, दिया, ये बात तो सही है। तो ये तो आएगा, सप्लाई की चेंजेस तो रहता है, सप्लाई तो हर जगह, किसी भी डिमांड सप्लाई का खेल तो हर जगह रहता है। तो ये तो ऑप्शन का आंसर बनेगा। तो ये गया, तो ये गया। देखो ये ऑप्शन एलिमिनेशन का फायदा होता है। अब ऑटोमेटिक पता लग गया कि दूसरा सही है। जैव मात्रा उत्पादन अन्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धी हो जाता है। हाँ, ये बात भी सही है, चैलेंजेस है, क्योंकि अब उन इसमें गला सड़ा जो यूज़ करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे गन्ना यूज़ करते हैं, ठीक है, चुकंदर यूज़ करते हैं, तो इनका फूड प्रोडक्शन की भी कमी आ जाती है। तो ये तो है, ये प्रॉब्लम है। अब देखो 1-2 तो ऐसे भी पता लग गया था अपने को। अब ध्यान से देखो, जैव ऊर्जा जीवन चक्र आधार पर सदैव निम्न कार्बन नहीं हो सकती। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, ये एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक है, अब देखो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसने क्या बोल दिया, नहीं हो सकती है। तो ये बात एकदम सही बात होगी कि जैव ऊर्जा जो जीवन चक्र आधार पर सदैव न्यून कार्बन नहीं हो सकती, हो सकता है कभी कभी कार्बन भी निकाले। देखो यहीं पे चिंता वाली बात की गई थी। कुछ द्रव्य जैव ईंधन ऐसे जैसे मकई आधारित एथेनॉल प्रमुख रूप से परिवहन हेतु जीवन चक्र आधार पर कार्बन उत्सर्जन में सुधार लाने की जगह उन्हें और बदतर कर सकते हैं। देखो यहीं पर दे दी है, एकदम सही बात है, नेगेटिव है, तीनों के तीनों सही है। अब ये चीज़ समझो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैंने बोला है, तो ये ऐसी ट्रिक है, ये कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सदैव वर्ड करके काट मत देना यहाँ पे, ये आगे पढ़ो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। जिसका गलत हुआ होगा पक्का उसने सदैव वर्ड दे के काट दिया होगा ना, और इसका आंसर 1-2 मारा होगा। जिसका भी गलत हुआ होगा, ये किसका गलत हुआ था? सर सही हुआ था, मेरा भी इसमें हुआ था। गलत किया था पूजा? जी सर, मैंने भी सदैव देख के काट दिए, ए आंसर डाल दिए। सर मैंने क्या सोचा ना, यहाँ पे मैं अब तक जो जितने भी टेस्ट लगाए उसमें मैंने नोटिस किया है कि कहीं भी अगर नहीं दिया है स्टेटमेंट में तो वो गलत बना रहा है। साथ में अगर वो ऐसे वर्ड दे रहा है, ऐसे वर्ड दे रहा है साथ में कि सभी नहीं है, सदैव नहीं है, तो वो सही होता है, 101% सही होता है। तो इसके लिए मेरा गलत इसलिए नहीं हुआ। नहीं, ऐसे मैंने कितनी बार बोला, पूरी लाइन पढ़ के उसका सेंस निकाला करो।
अब देखो, जैव ऊर्जा जीवन चक्र आधार पर सदैव निम्न कार्बन नहीं हो सकती। हाँ, एकदम सही बात बोल रहे हैं। तो भाई कहीं कभी देखो, यहाँ पे देखो ऐसे पैसे देखो तो यहाँ पे दिए अभी है, पर एक कॉमन सोर्स पे सोचोगे तो भाई सही है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा ही ये सोचो कि लो कार्बन होगा। ये तो एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना। तो ये चीज नहीं सर, टेस्ट लगाते टाइम बहुत सारी बातें भी तो चल रही होती है ना, दिमाग में बहुत सारी ट्रिक की घूम रही होती हैं। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन है ना मेरा सर, इसी वजह से होता है गलत हुआ। इसने स्टेटमेंट में दे रखा है खाद्य सुरक्षा की समस्या क्या हो सकती है, सकती है। मेरे दिमाग में तुरंत जवाब दिया कि भाई शक्ति दे रखा है, मतलब तीनों आंसर सही हो गए। फोड़ दोगे मैंने और लगा दिया, मैंने लिखा भी कॉपी में, मैंने शक्ति है, मैंने तीनों सही हो गए। ये मैंने जीएस में और ये सीसेट मैंने यही चीज बताया था आप लोगों को। यही तो चीज ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे, क्योंकि शक्ति वर्ड जीएस में इसलिए सही होता है कि उसको वाइड एरिया होता है, इसका पैसेज से ही स्पेसिफाई है, तो इसमें कभी नहीं होगा ये चीज। यही तो गलती करते तुम लोग। चलो ठीक है, यही होता है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे। अब देखो, किनके कारण खाद्य सुरक्षा की समस्या हो सकती है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा है, कहाँ चेंजेस हो सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, शक्ति जनन हेतु कृषि एवं वन अपशिष्टों को भरण सामग्री के रूप में उपयोग करना। मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत है। मान लो कि अपन क्या करें, वन अपशिष्टों का जो कचरा है उसका यूज कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, करो, तो अच्छी बात है। जंगलों में आग लग जाती है फालतू की, अगर उन कचरे का यूज करेंगे अपन बायोमास बनाने में, कितनी अच्छी बात है। और ये है ना, कृषि का जो फीड स्टॉक चारा वारा होता है उसकी बात कर रहा है, तो इसे फूड सिक्योरिटी कैसी होगी रे। तो ये ऐसे कट जाएगा, ये कटा तो ये दोनों ऑप्शन गए। अब आ जाओ, अब देखो, जैव मात्रा का कार्बन प्रगणन एवं संचयन के लिए उपयोग करना। क्या बात कर रहे हो, ठीक है। खाद्य सुरक्षा की बात बोल रहा, समस्या हो सकती है, ये तो पॉजिटिव बात है। देखो एक तरीके नेगेटिव पॉजिटिव वाली अप्रोच से भी करो इस क्वेश्चन को। ये नेगेटिव चीज़ है, ये भी पॉजिटिव चीज़ है, ये भी पॉजिटिव चीज़, तो ये तो ऐसे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। अभी देखो, ऊर्जा फसलों की कृषि को बढ़ावा देना, हाँ ये तो करोगे। अब देखो ध्यान से समझना, इस अभी तो ये नेगेटिव चीज़ है, वो कैसे है सही, अब मैं ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ये कोई गांव था, ध्यान से समझना, इसके 75% एरिया पर पहले गेहूं हो रहा था, ध्यान से समझना इस बात को। अब क्या हुआ कि गेहूं का दाम चल रहा था 2000 रुपये। पता लगा कि वहीं पे एक बायोमास फैक्ट्री खुल गई है, ठीक है। और उसने बोला कि अगर जैसे रतन जोत होता है, ये सब काम आता है मान लो इस टाइप के बायोमास बनाने में, ठीक है। ऐसे और कुछ फसलें हैं जो बायोमास को है। अब इनका दाम मिल रहा है यहाँ पे 4000 रुपये, तो किसान क्या करेंगे यहाँ पे, 75% की जगह जो है 50% क्या करेंगे। मान लो कि 30% गेहूँ उगा रहे हैं, 35% ये उगाएंगे, क्योंकि सभी सी बात है, इनके ज़्यादा दाम मिल रहे हैं, डिमांड सप्लाई का खेल है, तो ऑटोमेटिक। अब देखो इससे दिक्कत होगी, आप पढ़ो इस स्टेटमेंट को। ऊर्जा फसल जैसे मान लो रतन जोत हो गया, ये जो इस टाइप की जो फसलें हैं कि कृषि को बढ़ावा देने से, हाँ इससे तो फूड सिक्योरिटी को चैलेंज होगा, क्योंकि सभी सी बात है, प्रोडक्शन घटेगा तो सभी से ऑटोमेटिक फूड सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ेंगे, तो ये तो आंसर आएगा। अब देखो यही गलती है, थोड़ा लॉजिक समझा करो ध्यान से, और जल्दीबाजी मत करो चीज़ों को लेकर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये आराम से अगर तीनों स्टेटमेंट पढ़ते तो आराम से निकालते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाली अप्रोच। और मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी तुम बादशाह बन पाओगे इन चीज़ों का, जब सारी चीज़ें एक साथ तुम्हारे माइंड में चलती रहेगी। और ये तभी, मैं फिर बार बता रहा हूँ, तभी आएगी ये चीज़ें, बार बार जब करते रहोगे, इन पेपरों को बार बार देखोगे, ऐसे नहीं आती है ये चीज़ें। एक बोलते हैं ना, जैसे वो कभी देखना, बचपन में चुंबक वाला खेल खेला है। जैसे क्या होता है ना, चुंबक को अगर आप मिट्टी में रख दोगे, क्या जो मिट्टी में जो मैग्नेट कण होते हैं वो क्या चिपक जाते हैं कि नो, अपन उसको क्या करते हैं, बार बार घुमाते हैं। ऐसे बचपन में खूब खेला होगा ये, खूब ऐसे घुमाते हैं। जब वो आयनाइजेशन होता है, उसका आयनाइजेशन होने के बाद में फिर वो बहुत सारे ऐसे कण चिपक जाते हैं उसके आसपास, ठीक है। तो ये ट्रिक भी ऐसी चीज़ें हैं, जब तक आप इनको बार बार अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो गुथेगी नहीं, अगर गुथेगी नहीं तब तक आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ याद रखना, रखने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, जैव मात्रा के उपयोग के संदर्भ में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी जैव ईंधन के धारण उत्पादन की विशेषता है। पॉजिटिव बात बोल रहा है, पॉजिटिव का पॉजिटिव देखेंगे अपन, ठीक है। तो सस्टेनेबल की पॉजिटिव बहुत अच्छी बात बोल रहा है। अब देखते हैं ध्यान से, 2050 तक शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से विश्व के सभी प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती है। क्या बात बोल दिया भाई, ये तो एकदम ऐसे अतिवादी तो अपना लिया है, ठीक है। अब एग्जाम में आराम से डायरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, कि थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया अपना। पर देखो ध्यान से, थर्ड स्टेटमेंट क्यों सही हुआ। अब देखो, कुछ
उद्दीमान प्रौद्योगिकियों की मान ले तो शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा और ऋणात्मक उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। एकदम देखो पॉसिबल स्टेटमेंट भी बोल दिया, शक्ति भी बोल दिया, और कितना अच्छा ज़्यादा सही कराओगे इससे ज़्यादा। और ऐसे भी पॉजिटिव का पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये तो सही है। अगला देखो, शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से खाद्य एवं वन संसाधनों का आवश्यक रूप से विनाश नहीं होता है। एकदम पॉजिटिव बात बोल रहा है। देखो मैंने बोला जैसे कचरा यूज हो रहा है तो उसमें ऐसा नहीं है कि फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहा है। वन संसाधनों का भाई जैसे पत्ते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं तब उसका यूज करो, तो ऐसा नहीं कि आवश्यक रूप से उसका हानि होती है। ये एकदम सही बात बोला, पॉजिटिव बात बोल रहा है। तो 2 और 3 सही हो गया। ये किसी का गलत हुआ था? नहीं सर, ये सही है। चलो ठीक है, अब अगला देखो कौन सा वेद है, ध्यान से देखना। अब देखिए कुछ वर्ड देखो बहुत चमत्कारी वर्ड है यूपीएससी के लिए। कुछ जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप यह सुझाते हैं कि शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। कितनी अच्छी बात बोल रहे, ये तो होगा, जरूर होगा। आ जाओ, शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करना खाद्य वन संसाधनों को बाधित किए बिना संभव ही नहीं है। देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसी स्टेटमेंट में, इसी स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पे बोला आवश्यक नहीं कि विनाश करता है, यहाँ पे बोलो बिना संभव ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो, नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव था। गया, ये आंसर आ गया। देख रहे हो चीज़, आराम से ऑब्जर्व करोगे सब चीज़ें होती है, ध्यान से देखना। अब इधर देखो, हम अपनी खाद्य पूर्ति में जैव विविधता की खतरनाक कमी देख रहे हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है एक तो, और फूड सिक्योरिटी की, फूड सप्लाई की बात कर रहा है। हरित क्रांति एक मिला जुला वरदान है, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। समय साथ किसानों की निर्भरता व्यापक रूप से अपनाएगी, उच्च उपज वाली फसलों पर बहुत अधिक बढ़ती गई और वे स्थानीय दशा से अनुकूलता रखने वाले किस्मों को छोड़ते गए। अपने पता लग गया किस बारे में बात कर रहा है। आखिरी लाइन पढ़ो, उच्च उपज वाली किस्में आनुवंशिक दुर्बल फसलें भी होती है जिनके लिए महंगे रासायनिक उर्वरक, विषाक्त कीटनाशकों की जरूरत होती है। उगाए जा रहे खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर आज अपना ध्यान केंद्रित कर हम अनजाने में स्वयं को भावी खाद्य अभाव होने के जोखिम में डाल चुके हैं। तो ये पता लग गया कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण जो हाई यील्ड वाले अपन ने जो बीज यूज किए उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनके बारे में बात कर रहा है। सीधी सी बात है। और किस किस को चैलेंज है, देखो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात बोल दिया, फूड सिक्योरिटी को खतरा है, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया कि बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो रहा है। तो ये तो अपने को पता है। अब सीधी सी बात है, कहाँ ऐसा लिखा है वही आंसर है। अब ध्यान से देखो, निकाला जा सकता। अपनी कृषि पद्धति में हम केवल हरित क्रांति के कारण महंगे रासायनिक उर्वरकों और विषाक्त कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भर हो गए। क्या बात कर रहे हो तो ये तो ऐसे कट जाएगा। आगे देखो, विशाल खेतों में उच्च उपज वाली किस्मों की एक फसली खेती हरित क्रांति के कारण ही संभव हो पाई है। क्या बात कर रहे हो, पहले क्या भारत के लोग कर ही नहीं कर पा रहे थे। अरे ऐसे भी देखो ना, कंक्लूजन क्या है कि जो हाई यील्ड बीज है उनका जो यूज कर रहे हैं उससे फूड सिक्योरिटी की जो है, फूड सप्लाई है, बायोडाइवर्सिटी है, उन पे खतरा है। बस सीधी सी बात है, ऐसा कहाँ बात कर रहे हैं। उच्च उपज वाली किस्मों की एक फसली खेती करोड़ों लोगों के लिए डाटा ले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की एकमात्र तरीका है। काटो, ठीक है। अब डी आंसर आगे ध्यान से देखना क्यों। पहली बात, हरित क्रांति, मैंने बोला था हरित क्रांति दीर्घ काल में खाद्य पूर्ति और खाद्य सुरक्षा में जैव विविधता के लिए खतरा प्रस्तुत कर सकती है। एकदम सही बात है। ये तो गलत नहीं हुआ होगा ना किसी का, ये भी गलत कर बैठे। चलो ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन के बारे में। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी कंपटीशन उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। ये बात सही है। पारदर्शिता प्रतियोगिता को समाप्त करने से क्रोनी कैपिटलिज्म, देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, मैं हर बार आंसर राइटिंग में इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ये कब होता है, जब अपन ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं, प्रतियोगिता को कम कर देते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझना। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, जैसे मान लो कभी अडानी कर रहा था, जैसे वो क्या कर रहा था कि एमएसपी के जो है किसानों को, भाई वो अभी तुम्हें पता गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही है एमएसपी को, ये अडानी गई तो देन है। वो जो 3 फार्म लॉ आए थे वो भी अडानी की देन थी। अडानी बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस बना रहा था, पूरी मार्केट पे कब्जा करना चाह रहा था वो। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म ही तो है। इसमें क्या होता है, पारदर्शिता हट जाती है, प्रतियोगिता, कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि फील्ड में जब एकमात्र ही प्लेयर रहेगा तो फिर कंपटीटर तो ऑटोमेटिक खत्म हो गए ना। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म ये है, ठीक है। मुक्त उद्यम अवसर और आर्थिक प्रगति के लिए हानिकारक, तो ये नेगेटिव चीज़ है, तो ये तो भाई समझ बात खतरनाक रहेगा। अब ये पता लग गया क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है। आखिरी में आ गए यहाँ पे।
भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मध्यम आय जाल, मिडिल इनकम ट्रैप। ये बहुत 2018-19 से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब ये होता है कि एक जो अर्थव्यवस्था होती है ना किसी भी देश की, एक लेवल पे, जैसे मान ध्यान से समझना, जैसे गरीब देश था उसका 10 रुपये इनकम थी, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते 20 रुपये, ठीक है, फिर आगे और बढ़ते बढ़ते 30 रुपये होनी चाहिए। पर भारत जैसे देशों में क्या हो रहा है कि अपन 20 रुपये से यहीं पे रुक गए हैं, मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए हैं, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं लोगों के। तो ये है 2019 से चर्चा में ये वर्ड बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना। जहाँ क्रोनी पूंजीवाद अलग तंत्रों का निर्मित करता है जो समृद्धि को धीमा कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे जो लोग बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्वाभाविक बात है जो सारी जैसे अडानी जैसे लोग, मैंने बताया तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट 10% लोगों के पास में ही देश के 90% संपत्ति है। तो स्वाभाविक सी बात है लोगों की आय कहाँ से बढ़ेगी, तो लोग तो इस जाल में फंस जाएंगे ना। तो ये अपने पता लग गया कि मोटा मोटा क्रोनिक कैपिटलिज्म, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अपन यही देखेंगे कि किसमें क्या सारी चीज़ है, ठीक है। अब देखो, अपेक्षाकृत अधिक कल्याणकारी स्कीमों को आरंभ करने और चालू स्कीमों के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्त आवंटित करने तत्काल आवश्यकता में, कितनी बार मैंने बोला है, ये जीएस में भी यही सेम लाइन उठा के दिया है यूपीएससी ने। कभी मैं कितनी बार बोला हूँ कि भाई योजनाएं जो चल रही है ना ऑलरेडी, उसी में ही अच्छा से इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। दूसरी बात, फंड की कोई कमी नहीं होती है, फंड तो बहुत बार बहुत सारी स्कीमों को वापस रिटर्न हो किया जाता है। अगर आप बजट का कल भी मैंने यही बात बोल रहा था, देखो रिपीट होता है, ठीक है। आगे देखो, ये तत्काल आवश्यकता है, सब फालतू बात है, ठीक है। आगे देखो, आर्थिक विकास को अन्य माध्यमों से प्रोत्साहित करने और निर्देशों को लाइसेंस जारी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यही है, आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहा है यहाँ पे। अपने पता लग गया क्रोनिक कैपिटलिज्म, उनके बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो डी पढ़ो, हमें सेवा क्षेत्र की जगह निर्माण क्षेत्र का विकास करने पर, ये भी देखो आउट ऑफ बॉक्स वाली बात हो गई, कहीं पे भी पैसेज में ऐसी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो बात है ट्रांसपेरेंसी की, बात है कंपटीशन की, बात है क्रोनिक कैपिटलिज्म की, बात है, ये मोटा मोटा समझो, ठीक है। इन्हीं के बारे में बात कर रहा है, मिडिल इनकम ट्रैप है, क्रोनिक, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रोथ को धीरा कर देते हैं। वर्तमान में सरकार की कार्य प्रणाली को और पारदर्शी, देखो कहाँ पे दिया है, पारदर्शिता मिल गया, तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, एकदम बस यही तो चाहिए था अपने को। ये गलत हुआ किसी का? ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मतलब जो पैसेज रहता है उसके मेन थीम को पकड़ लो, कहीं कभी भी गलत नहीं होगा, और थोड़ा सा हल्का से पढ़ने की आदत डालो, सब ठीक होगा। देखो ध्यान से, अगला देखो, जलवायु अनुकूलन मतलब क्लाइमेट एडेप्टेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है। अभी वर्ड पकड़ लो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अप्रभावी हो सकता है यदि दूसरे विकास संबंधी सरोकारों के संदर्भ में नीतियों का अभिकल्पित नहीं किया जाता। मतलब बोला कि जैसे क्लाइमेट एडेप्टेशन जैसी चीज़ है, अगर इसको अच्छे से मतलब फॉलो किया जाए तो अच्छी बात होगी, ये पॉजिटिव चीज़ है। परंतु जब मान लो कि सरकार इनके बारे में अगर मान लो पॉलिसी नहीं बना रही तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सीधी बात है, इतनी बात आ गई। उदाहरण एक व्यापक रणनीति जलवायु परिवर्तन में खाद्य सुरक्षा अभिवृद्धि करने का प्रयास करती है, कृषि प्रसार, फसल विविधता, एकीकृत जल, मतलब पॉजिटिव बात है। संबंधित उपायों के समुच्चय को सम्मिलित कर सकते हैं। इनमें से कुछ उपाय जलवायु परिवर्तन से और अन्य उपाय आर्थिक विकास से संबंधित हो सकते हैं। तो एकदम अच्छी बात कर रहा है, इन्वायरमेंट के बारे में है कि क्लाइमेट एडेप्टेशन अपनाना चाहिए, उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है, ध्यान से देखना। विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन जारी रखना ही कठिन है, पहली बात है ना, ऐसा कहीं विकासशील देशों की बात ही नहीं की है, और बोल दिया खटन, एकदम नेगेटिव बात बोल दिया। भारत देखो विकासशील देश है, फिर भी सबसे, अरे देखना जो इस टाइम प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा ना वो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में ही रहा है भारत का, ये चीज़ याद रखना ना। और मैं फिर बता रहा हूँ कि यार बायोफ्यूल एक नीति आई है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आएगा 100%, तो बी प्रिपेयर। मैं पहले बता रहा हूँ, जेब नीति बनाई गई है, जब G20 की मीटिंग फाइनल हुई थी ना इंडिया में, तो उसमें यही नीति बनाई गई थी, अब की बार भारत ने प्रस्तावित की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा अब की बार, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव बात बोल रहा है, विकासशील देश भारत ही दे लो, भारत कर रहा है कितना अच्छे तरीके से काम, तो ये तो नेगेटिव चीज़ है, ये नहीं होगा। अगला देखो, खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करना जलवायु अनुकूलन की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल विषय है। याद करो इस टाइप के स्टेटमेंट जो हमेशा गलत होता है। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब अपन उसको बढ़ाओ, सिक्योरिटी नहीं बढ़ा सकते, क्या बात कर रहे हो, जलवायु अनुकूलन की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल विषय, ठीक है, ये नेगेटिव बात बोल रहा है, इसे ठीक छोड़ो। प्रत्येक वर्ड,
विकासात्मक, देखो यही हो गया ना, प्रत्येक बड़ा भी एक्सट्रीम चला गया। प्रत्येक विकासात्मक क्रियाकलाप प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता जलवायु अनुकूलन से जुड़ा है। क्या बात कर रहे हो? कोई भी तुम काम कर दो विकासात्मक काम, वो जलवायु अनुकूलन से जुड़ेगा। कोई नेगेटिव काम कर दो वो भी जुड़ जाएगा। तो वो बात बोल दी है। ठीक है, आगे देखो जलवायु अनुकूलन। अब देखो जलवायु अनुकूलन यहाँ पे था। अब देखो इसको पॉजिटिव ऐसे दिखाया होगा कि दूसरे आर्थिक विकास विकल्पों के संबंध में परीक्षा की जानी चाहिए। हाँ ये बात तो सही है। देखो यहाँ पे आर्थिक विकास से संबंधित हो सकते हैं, डी आंसर। ये गलत हुआ था किसी का? सर मेरा हुआ था। क्यों? मैंने इसमें सी लगाया था। अरे ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाला। ना, ये प्रत्येक वर्ड नहीं पढ़ा सर मेरा सही था। ये प्रत्येक पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर इंडस्ट्री भी लगाते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा तो रहता ही है ना क्लाइमेट से। नहीं, देखो यही वर्ड है। अब देखो ध्यान से, अगर ये वर्ड नहीं होता तब ये सही हो जाता। ध्यान से देखो, विकासात्मक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जलवायु अनुकूलन से जुड़ा है, ये बात सही है, ये सही है। परंतु जैसे ही प्रत्यक्ष वर्ड आएगा, ये वर्ड, अब देखो यही तो खेल खेलता है यूपीएससी वर्डों के साथ। अब पढ़ो प्रत्येक विकासात्मक क्रियाकलाप। सोचो प्रत्येक, अब कोई अच्छा काम कर रहा होगा या नेगेटिव काम कर रहा होगा तब भी वो जलवायु अनुकूलन से जुड़ेगा। तो ये तो एक्सट्रीम, वेरी वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना। अब ये कैसे सही हो जाएगा, आप दिमाग लगाओ। अब मैं फिर बता रहा हूँ, शब्दों का ही हेर फेर है। और यही है, जब आप बार बार पेपर पढ़ोगे ना, यही शब्द पकड़ में आएंगे, बार बार पढ़ोगे तब यही गलतियाँ होती है। ये गलतियाँ तभी दूर होगी। अब खुद ही पढ़ो ना। अब नहीं समझ आ रहा, देखो प्रत्येक चीज, ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। समझ में आया? हाँ। ठीक है, अब आगे देखो जलीय चक्र में जैव विविधता की भूमिका की समझ बेहतर नीति निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, देखो अब देखो बायोडायवर्सिटी की बात कर रहा है, ये वाटर साइकिल की बात कर रहा है। जैव विविधता शब्द अनेक किस्मों के पादपों, प्राणियों, सूक्ष्मजीवों और प्राणतंत्र जिसमें पाए जाते हैं निर्दिष्ट करता है। आपने पता लग गया। और जल और जैव विविधता एक दूसरे पर निर्भर है, ये बात होगी। अब इधर आ जाओ, हर एक गिलास जो जल हम पीते हैं कम से कम उसका कोई अंश मछलियों, वसों, जीवाणु, मिट्टी, अन्य जीवों से होकर गुजरा होता है। सही बात है। इन पारितंत्र से गुजरते हुए शुद्ध होता है, ये बात भी सही है। इसलिए देखो ना, रिवर जो बहती है कभी पानी गंदा नहीं होता, अगर अपन बाहर से कुछ उसमें ज़्यादा नहीं मिला है तो। इसलिए पर रिवर में है ना, ये है, रिवर में ऑटोमेटिक ही अपने आप को साफ करने की वो होती है, नेचुरली ऐसे वरदान है। इन पारितंत्र से गुजरते हुए शुद्ध होता है और उपभोग के लिए उपयुक्त होता है। जल की पूर्ति की एक महत्वपूर्ण सेवा है जो पर्यावरण प्रदान करता है। ये आप इसको इतना पता लग गया कि जो बायोडायवर्सिटी होती है, ये मान लो कि जो भी अपना जो ये सिस्टम बना हुआ जलीय चक्र जैसे वो सारी चीज़ें, तो एक दूसरे से लिंकेज है और एक दूसरे के लिए सहायक है, पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है। बस सीधी सी सिंपल सी बात है, इसी के बारे में बात हुई है। अब देखो कहाँ पे ऐसी बात कर रहा है। अब देखो जलीय चक्र के बिना जीवित जीव अस्तित्व में नहीं आए होते हैं। अब देखिए फालतू की बात कर रहा है। पादप, प्राणी और सूक्ष्म जीव आपस में सतत अन्योन्य क्रिया करते रहते हैं, सतत अन्योन्य क्रिया करते रहते हैं। देखो मैंने पहले बता दिया मेन थीम क्या है, बायोडायवर्सिटी और जलीय चक्र के बारे में बात है। कहाँ पे ऐसी बात हो रही है वहीं पे आ गए। और सबसे मेन लाइन ये है, इन पारितंत्र से गुजरते हुए शुद्ध होता है और उपभोग के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, जीवित जीवों ऑर्गेनिज्म के अस्तित्व के बिना हम पेयजल प्राप्त ही नहीं कर सकते। इस टाइप के नेगेटिव स्टेटमेंट हो गए। ये तो तीनों कट गए। अब आंसर देखो, बायोडायवर्सिटी मिल गया, उसमें था प्रकृति की जल के पुनः चक्रण की सामर्थ्य बनाए रखती है। यही तो देखो, और यही मैंने आखिरी लाइन पढ़ी है। देखो ये फायदा देखो, स्टार्टिंग लाइन, हर एक गिलास जो जल हम पीते हैं कम से कम उसका कोई अंश मछलियों, वृक्षों, जीवाणु, मिट्टी, अब ये क्या आ गया, जैव विविधता से होकर गुजरता है और इन पारितंत्र से गुजरते हुए शुद्ध होता है और उपभोग के लिए उपयुक्त होता है। बस यही तो आंसर है। ठीक है, ये किसी गलत हुआ? सर मेरा गलत हुआ था। ये ना सी ऑप्शन में जो दे रखा है, ये पारितंत्र के बारे में बता रहा है ना। अरे नहीं, इसमें कहाँ पादप प्राणी की बात कर रहा है। अरे वो कहीं पे भी अगर मैंने इसमें सी लगाया था ना, नहीं, अरे मैं कितनी बार बोला, जो मेन थीम होता है उसको तो कभी मत छोड़ा करो। जल चक्कर की बात कर रहा है। ये देखो यहाँ पे आखिरी लाइन पढ़ोगे तो पूरा एकदम अच्छे से क्लियर ही हो रहा है। अब देखो पादप, प्राणी और सूक्ष्म जीव आपस में सतत अन्योन्य क्रिया करते रहते हैं। अब ये तो सतत से ही करते रहते हैं। अरे ऐसी पहली बात, इसमें करते भी हो तो इसमें तो ऐसी कोई लाइन बोली नहीं है ना। और ये निष्कर्ष, अच्छा निष्कर्ष ये जो एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, अब आगे देखो, पिछले दशक में डिकेड की बात कर रहा है। बैंकिंग क्षेत्र को मुख्यतः मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग समाज को सेवा प्रदान करने, उच्च कोटि के स्वचालन और उत्पादों से पुनर्संचित किया गया है।
आज बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए ऐसे नए कार्यक्रम में आवश्यकता जो आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो। मतलब सबसे ऐसी बात है, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की गई है। मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की गई तो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है। अब देखो ये लाइन पढ़ो, ऐसे नए कार्यक्रमों की आवश्यकता जो आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो। मतलब वित्तीय समावेशन को और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए और ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। बस सीधी सी बात है, कहाँ ऐसी बात हो रही है। अब देखो, बैंकों के और अधिक स्वचालन उत्पादों की आवश्यकता है। अब देखो यही चीज़ मैं फिर बार बता रहा हूँ, अनिवार्यता अंतर्निहित, मतलब ऐसा कोई मैसेज जो क्लियर, मैं फिर मेंस का सिलेबस में फिर बार याद दिलाऊंगा, हर जगह वही आंसर आएगा। हमारी संपूर्ण, ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया, हमारी संपूर्ण लोक वित्त व्यवस्था के आमूल पुनर्संरचना की आवश्यकता। क्या बात करिए, तो बोला कि बैंकिंग सिस्टम ही बदल दो पूरा। एकदम नेगेटिव बात है। बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं के एकीकरण करने की आवश्यकता, कहीं बात ऐसा बोला है? अरे नेगेटिव बात है। क्या बात करो, बैंकिंग अलग काम करती है, नॉन बैंकिंग अलग काम करती है, उनका मर्जर कैसे कर दोगे आप? वित्तीय समावेशन को संवर्धित करने की आवश्यकता। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो ये डायरेक्ट मेंस का सिलेबस है, GS3 का डायरेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो, ये आम आदमी पहुँचने बाहर हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है, तो ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाने चाहिए। बस ये किसी गलत हुआ था? नहीं सर, ये सही हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखा करो। अरे कुछ पैसे छूट गए, ये किधर छूटा? 45, ये रिद्धि ने गायब भी कर दिया यहाँ से 45। तभी मैं देखूँ यहाँ पे अभी है ही नहीं, पेज ही नहीं है। देखते हैं आगे तो नहीं है कहीं। ये तो रिद्धि ने गड़बड़ी कर दिया। चलो ठीक है, अभी इसमें जो है वो करवाता हूँ, फिर मैं उधर डाउनलोड करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 64 आ जाओ। ये 3 पैसे छूटे हुए हैं, 45, 46, 47 और 48 लिख लो एक बार, ठीक है, फिर मैं उधर से करवा दूंगा। चलो पहले अपन ये कर लेते हैं 64। ठीक है, ध्यान से देखो। यदि हम 2050 की ओर देखें, जब हमें 2 अरब अधिक लोगों को आहार खिलाने की आवश्यकता होगी, तो ये प्रश्न है कि कौन सा आहार सर्वोत्तम है, एक नई आवश्यकता बन गया है। बोला सबाई बात है, कौन सा फूड अच्छा रहता है, आजकल लोगों में डाउट रहता है, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, सामान्य रूप से कहें तो समूचे विकासशील देशों में खान पान की जो मांस और डेयरी उत्पाद के आहार के इर्द गिर्द ही घूमते रहने वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है, और भूमंडलीय संसाधनों अपरिष्कृत अनाज, गिरी, फलों, सब्जी पर निर्भर करने वाली प्रवृत्ति तुलना में अधिक दबाव डालेगी। अब याद करो, यही स्टेटमेंट पहले भी आया था इसी टाइप का, तो तब भी मैंने बोला था। देखो क्यों होता है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ ठंडा जलवायु रहते हैं, तो जो खाद्य सामग्री उगा नहीं पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो स्टोरेज सामान रहता है उन्हीं पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। अब इनके कारणों से क्या हो रहा है कि भूमंडलीय संसाधन अपरिष्कृत अनाज, अब मैंने क्या बोला था, जैसे भाई, और याद करो यही सेम लॉजिक वाला पैसेज आया हुआ पहले, तब भी मैंने बोला था, ध्यान से देखना, कि जैसे भारत में मान लो कि अभी मान लो वेस्टर्न कंट्री में डिमांड बन रही है गेहूं की, क्योंकि वो गेहूं का ब्रेड ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो यहाँ से ऑटोमेटिक जो दबाव डालेगा ना संसाधन, यहाँ और ज़्यादा प्रोडक्शन, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड है, तो सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने चक्करों में। और यही सेम लॉजिक वाला पैसेज पहले भी अपन देख चुके हैं, तो इतना समझ में आ गया किस बारे में बात हो रही है। निर्णय संदेश क्या निकलता है, ध्यान से देखना। अब देखो, यूपीएससी बहुत बार ऐसा फंसाता है कि सेम जो लाइन है वो दे देता है ऐसे ही, पर आपको हमेशा ये चीज़ सोचना है कि जो भी संदेश होगा, मैसेज होगा, कुछ सिखाने वाला होगा, कुछ सार गर्भित होगा, ऐसे नहीं कि एकदम सिंगल स्टेटमेंट होगा। अब देखो, पहले पढ़ो, पहले अपन ये देखते हैं रिडक्शन मेथड, किसके उसको अपन काट सकते हैं आराम से। भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में हम अभी तक यही नहीं जानते कौन सा आहार हमारे लिए सर्वोत्तम है। खा कैसे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एकदम नेगेटिव बात हो। अगला देखो, मनुष्य स्वास्थ्य मामलों को बिना ध्यान में रखे समय समय पर अपनी खाने की आदतों को बदलते हैं। क्या बात कर रहे हैं, बिना ध्यान में रखे। अरे जब फूड चेंज तो अपन तब करते हैं जब पता लग रहा है अपने सूट नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 2 ऑप्शन तो कहे, अनाजों, गिरी, फलों, सब्जियों पर आधारित आहार विकासशील देश में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुयोग्य है। एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, कहीं पे भी ऐसी बात नहीं बोल रहा। ठीक है, अब मेन जो बात है कि यहाँ पे क्या चैलेंज थी भाई, कैसा फूड है, आहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ मेन चीज़ है कि क्या खाना चाहिए, क्या खाने के लिए चुनना चाहिए। ठीक है, पशु आधारित खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है। देखो यही आखिरी लाइन बोल रही है, वह भूमंडलीय संसाधनों पर अपरिष्कृत अनाज, गिरी, फलों, सब्जियों पर, देखो फल आ गया, सब्जी आ गया, पर निर्भर करने वाली प्रवृत्ति की तुलना में अधिक दबाव डालेगी। क्या डालेगी, अब यहाँ से पढ़ो,
सामान्य रूप से कहें तो समूचे विकासशील देशों में खान-पान की जो मांस और डेयरी उत्पाद आहार के इर्द-गिर्द घूमते रहने वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो यही देखो, अब आ जाओ, पशु आधारित खाद्य स्रोतों की बढ़ती। पशु में मतलब क्या आएगा? मांस, डेयरी उत्पाद की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर पैसे का अधिक बोझ डाल देती है। ठीक है, तो यही चीज़ बढ़ रही है, तो सब ऐसी बात है, इन चीज़ों की इन पे दबाव डालेगी। ये आंसर आएगा। ये गलत हुआ था किसी का? नहीं सर, ये गलत तो नहीं हुआ, पर मैंने इसको ना दूसरे तरीके से सोच के किया था। कैसे? इसमें दूसरा क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन भी सही हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा जो सही है ना, इसकी जो थीम है ना यूपीएससी की, इसकी थीम यही है कि उसको नॉन वेज को है ना प्रमोट नहीं करना है। अरे नॉन वेज को नहीं, यार बात वो यूपीएससी करे, नॉन वेज है ना, मैंने उस दिन तो बताया था क्लाइमेट चेंज में महत्वपूर्ण रोल रहता है, इसीलिए। सर इससे पहले भी तो कई क्वेश्चन आ चुके हैं ना, उसमें भी उसने यही आंसर निकाला है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है ना। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे, तो इसलिए प्रमोट नहीं करना है इसको। ये मैंने ऐसे सोच के रखा है, इसलिए सही किया मैंने। नहीं, तो वो ऐसे दिख रहा था अगर आप पढ़ोगे तो। अरे देखो, रिद्धि ने पूरा गायब भी कर दिया, इसमें भी नहीं है ये। अब अगला भी नहीं। चलो ठीक है, मैं नए पेपर डाउनलोड कर वहाँ से करवाता हूँ। छोड़ो, 2016 का पेपर है ना ये? हाँ सर। तो उधर अपन आते हैं, कहाँ से छूटा हुआ था अपने? 41 से ऐसे छूटा हुआ था ना, 44 के बाद 45 से 45 वाला क्वेश्चन था। 41 कर लिए थे अपन, 45 भी कर लिए थे, 44 भी कर लिए थे अपन, है ना, यहाँ से। हाँ ठीक है, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो मिस्टेक धीरे धीरे कम होती जाएगी, और थोड़ा लॉजिकली सोचा करो, धीरे धीरे वाइड होगा, वो बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तब आएगी ये चीज़। अब देखो ध्यान से देखना, मलिन बस्तियों में सुरक्षित एवं संधारणीय। अब देखो इसमें छोटा हो गया, मलिन बस्तियों में सुरक्षित एवं संधारणीय सफाई से महिलाओं लड़कियों को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, निजता, सम्मान के रूप में असीमित लाभ मिलता है। ठीक है, तथापि शहरी सफाई पर बनने वाली अधिकतर योजना और नीति मतलब क्लीननेस के पता लग गया है कि उसके बारे में है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो यार, स्वच्छता के अधिकार की दिशा में बहुत बड़े पैमाने पर अधिक स्थायी और मजबूत अभियान शुरू किया जाना चाहिए। ये मुख्य रूप से मेलाटोनिन उन्मूलन ध्यान केंद्रित, तो ये याद करो यार, ये यही है ना, सेम क्वेश्चन 2015-16 में भी आया था, जीएस में मिलेगा आपको। हाँ, 2015-16 वाले पेपर में, जीएस वाले में गरिमा अभियान करके आया था पेपर में। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना कौन सा सही है, ध्यान से देखो। शहरी सफाई समस्या का पूर्ण निराकरण केवल मेलाटोनिन के उन्मूलन से ही किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो, इनका क्या ही कोरिलेशन है, मतलब देख रहे हो एक्सट्रीम वर्ड, ये पकड़ा करो। ठीक है, अगला देखो, शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित सफाई व्यवहार की जागरूकता को अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो कितना पॉजिटिव बात है, अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कैंपेन के लिए। किसी भी चीज़ को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना तो अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी काम है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आगे देखो, मानव के लिए उपयुक्त सरकार की प्रकृति परिणाम को समझने के लिए आवश्यक है कि मानव के स्वभाव को समझा जाए। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है, ध्यान से देखना ही चीज़ का ना, क्योंकि प्रकृति ने उसे सामाजिक जीवन के लिए बनाया और उसे स्थान के लिए भी युक्त किया जिसे उसने नियत किया है। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति समाज की सहायता के बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, ये बात भी सही है। और वहीं आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति पर क्रियाशील होकर समग्र रूप से उनके समाज के रूप में रहने के लिए प्रेरित करती है। देखो अगर आप ये देखो, सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, जैसे देखो सोचो कि अगर समाज नहीं होता व्यक्ति क्या ही करता, सोचो, आप खुद ही सोचो ना, अगर ऐसा समाज नहीं बना रहता, माँ बहन भाई रिश्तेदार नातेदार, ठीक है, एक समाज है जिसमें कोई संतुलन करने वाला भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, अगर ये नहीं होती तो क्या होता, जंगल राज चलता। तो कहीं ना कहीं जो समाज होता है, ठीक है, जो सोशल सिस्टम बना हुआ है वो बहुत ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। तो अब ये मोटा मोटा समझ में आ गया कि ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर पे कंट्रोल कौन करता है, सोसाइटी करती है, और एक सोशल सिस्टम बना हुआ है। तो ये कहाँ पे ऐसे तीनों जो वर्ड है कहाँ बात हो रही है, अब देखते हैं। प्रकृति ने मानव समाज में भारी विविधता का निर्माण किया है, एकदम फालतू की बात कर रहे हैं।
प्रकृति ने निश्चय किया है, मनुष्य ने जो सोसाइटी है ना उसने बनाया है। ये चीज़ ध्यान से समझना, प्रकृति ने नहीं। और आज इतना ऑब्जर्व कर लो कहीं पे, ठीक है। आगे देखो, किसी भी मानव समाज की सदा किसी भी आवश्यकताओं से कम मिलता है। एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो सामाजिक जीवन मानव का विशिष्ट लक्षण है। अच्छा, विविध प्राकृतिक आवश्यकताओं ने, अब देखो ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ने मानव को सामाजिक प्रणाली की ओर बाध्य किया। ध्यान से देखना, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आंसर ये क्यों है। देखो, जब अगर आप ह्यूमन सोसाइटी का इवोल्यूशन देखते हो तो क्या होता है, देखिए जैसे अगर आप स्टार्टिंग में देखते, पहले मान लो एक मानव था, ठीक है। तो उसको पहले तो लगा कि पहले क्या होता था, लोग मान लो शिकारी करते थे, ठीक है, और खाना खा रहे हैं, बस जो शिकार किया खाया सो गए। फिर धीरे धीरे ज़रूरत लगी उसको कि नहीं, कोई होना चाहिए। मान लो कि एक मैन और एक फीमेल मान लो मिले, ठीक है। पहले तो ऐसे रहते, अब फिर धीरे धीरे पता लगा कि उनका बच्चा हो गया, फिर उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन ले। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है, अब उसकी जिम्मेदारी को लेने पे महिला ऐसे होने लगी, भाई महिला शिकार का काम नहीं करेगी, वो घर पे ही थोड़ा बहुत हल्का छोटा मोटा काम करेगी। तो धीरे धीरे आवश्यकता हुई, फिर धीरे धीरे उनके जो बच्चे हुए, फिर उनके लिए लगा कि यार इनके लिए कोई टीचर होना चाहिए। तो ऐसे देखो ना, सोसाइटी ऑटोमेटिक क्रिएट होती जा रही है डिमांड के अकॉर्डिंग। यही तो मेन चीज़ है, विविध प्राकृतिक आवश्यकताओं ने मानव को सामाजिक प्रणाली की ओर बाध्य किया है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि प्रकृति ने उसे सामाजिक जीवन के लिए बनाया और उसे स्थान के लिए भी युक्त किया जिसे उसने नियत किया है। सभी परिस्थिति में उसने नैतिक आवश्यकताओं को उसकी व्यक्तिगत शक्ति से बड़ा बनाया है। कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति समाज की सहायता के बिना अपनी इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम नहीं है। वहीं आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति ऐसे लोगों समरूप रूप से उनको इस समाज के रूप में रहने के लिए प्रेरित करती है। ये गलत हुआ था किसी का? ठीक है, चलो अगला पढ़ो। देखो, किसी राज्य में कानूनी आदेशक की प्रकृति उन प्रभावकारी मांगों के अनुरूप होती है जिनका राज्य को सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टेट की बात चल रही है पहली बात। और यह है कि अपने क्रम में सामान्य रूप से उस रीति पर आश्रित होती है जिससे समाज में आर्थिक शक्ति वितरित होती है। कहीं ना कहीं इकोनॉमी पावर की बात चल रही है जिस पर राज्य नियंत्रित करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है कि जो राज्य है कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और एक दूसरे से मतलब कोरिलेशन होता है उनमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात है, राजनीति और अर्थतंत्र की बात हो रही है, इतना तो पता लग गया। राजनीति और अर्थतंत्र के प्रतिवाद को एंटीथेसिस क्या होता है, ये सब वर्ड तो कभी आप सुने भी नहीं होंगे। छोड़ो, फालतू की बात हो, ऐसा भी नहीं। मतलब समझ में, तो कोरिलेशन की बात कर रहा है। अब देखो, अगर इंग्लिश पढ़ोगे ना इसका तो ज़्यादा अच्छे से काम आ जाएगा। इधर होगा द एंटीथेसिस द इंटर रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अभी देखो ये ऐसे वर्ड जो पढ़े भी नहीं होंगे आपने कभी। राजनीति और अर्थतंत्र के पारस्परिक संबंध को, ठीक है, यही आंसर है। राजनीति अर्थतंत्र की प्रधानता को ये तो है नहीं। अब देखो ये तो एक ही चीज़ बोल रहा है बार बार, COD तो एक ही बात बोल रहा है। अब देखो ध्यान से देखो ये कैसे निकला इसका आंसर। अब देखो मेरा कहने वाला, अगर इन्हीं पैसेज को अगर आप अच्छे से बना लोगे ना, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ 2024 में इससे एक भी पैसेज बाहर नहीं जाएगा। यही थीम रहती है यूपीएससी का, हमेशा देखोगे ना, नोटिस करोगे तो वही रहता है। किसी राज्य में कानूनी आदेशों की प्रकृति उन प्रभावकारी मांगों के अनुरूप होती है। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी कानूनी आदेश होते हैं वो डिमांड रहती है। जैसे ध्यान समझना, अभी मान लो निर्भया कांड हुआ तो उस टाइम ऐसे ही मांग उठने लगी कि ऐसा बनना चाहिए, तो जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे गाइडलाइंस दी, ठीक है। तो सभी सी बात है, कोई भी कानूनी आदेश तभी आता है जब डिमांड होती है, जनता में उसकी डिमांड है। ये बात सही है, ठीक है। जिनका राज्य को सामना करना पड़ता है, और यह है कि अपने क्रम में ये सामान्य रूप से उस रीति पर आश्रित होती है जिससे समाज में आर्थिक शक्ति वितरित होती है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी पावर भी है। अब देखो, इकोनॉमी पावर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी जब राज्य उसी अकॉर्डिंग कानून बनाएगा, कौन ये काम कर सकते, कौन से बिजनेस है, क्या है, सारी चीज़ें जिस पर राज्य का नियंत्रण होता है। तो समझ बात किस पे नियंत्रण की बात कर रहा है, आर्थिक। तो आर्थिक चीज़ें का सभी सी बात है, इन दोनों में किसका रिलेशन हो गया, सभी सी बात है आर्थिक संबंध। जब आर्थिक जो अर्थतंत्र कब बढ़ेगा, जब राज्य, यही तो सबसे मेन चीज़ है। जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज नहीं किया था तब तक देखो क्या कैसी चीज़ें थी, जब लिबरलाइज कर दिया तो कैसी इकोनॉमी बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं राजनीति और उसका अर्थतंत्र सीधा संबंध होता है। और एक और इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल तुम्हारे हमेशा काम आएगा। जब भी इस टाइप के पैसेज आए थोड़ा एग्जाम्पल सोचा करो। देखो, मान लो कि कोई ज़िला है, या मान लो बिहार के अपन बात लेते हैं, नाराज़ मत हो ना, पूजा और वो भाग गए होंगे वो दोनों।
देखो ध्यान से समझना, जैसे बिहार में क्या है ना, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। हाँ ठीक है, ध्यान से समझना, अब तुम तो अच्छे से समझोगे। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो तो क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं लाती है, ध्यान से समझना। और वहीं सोचो कि कल ही मान लो कि अमित है अपना सीएम बन जाता है बिहार का, और ये लॉ एंड ऑर्डर को एकदम अच्छा कर देता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगी, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये सीधा सोचो, मतलब कि पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप डायरेक्ट लिंकेज हुआ नहीं हुआ इनको इकोनॉमी से, हुआ, यही आंसर है। और ये कहना चाह रही है ना सर कि अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थिर सरकार और स्थिर राजनीति जरूरी है। हाँ वही, स्टेबल गवर्नमेंट होना ही चाहिए ना, ठीक है, तो वही बात है, ठीक है। अब आगे देखो, भूमंडलीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 15% कृषि प्रक्रिया में आता है। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने जीएस में 3-4 बार पूछा है, अभी देखो मैं बता रहा हूँ, तो 2022 में भी आया था। इसमें उर्वरकों से निकले नाइट्रस ऑक्साइड, पशुधन चावल उत्पादन तथा खाद्य भंडार से निकली मेथेन। अब बोलो, ये क्वेश्चन 2022 में भी आया, 2019 में भी आया, अब बताओ, इसलिए बता रहा हूँ पैसे बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जीएस में चावल से निकल कौन से निकलती है मेथेन गैस, जाके देखो 2022 का क्वेश्चन, 2019 में भी आया हुआ, इसीलिए 12 बता रहे पैसे रटे हुए होने चाहिए, ऐसे पैसेज में तो काम आएंगे, साथ में जीएस में भी काम आएंगे। तथा जैव मात्रा बायोमास को जलाने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित है, किंतु मृदा प्रबंधन क्रिया से घास के मैदानों से सवाना को जलाने से वनोन्मूलन से उत्सर्जित CO2 इसमें सम्मिलित नहीं है। वाहन की भू उपयोग तथा भू उपयोग में परिवर्तन प्रतिवर्ष अधिक 70% ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार है, जिसका 3/4 उष्ण कटिबंधीय वनोन्मूलन से होता है। बचा हुआ उत्सर्जन अधिकांश उष्ण कटिबंधीय पीठभूमि पीटलैंड के अपव्यय जलाने से निकलता है। अमेजन के वर्षावन में जमा कार्बन की मात्रा के लगभग बराबर मात्रा विश्व पीठभूमियों में जमा है। सोचो, तो अपने पता लग गया ऑटोमेटिक की जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके बारे में बात करा, कहाँ से निकलती है, क्या है, सारी चीज़ें। अब देखते हैं अपन रिडक्शन मेथड अपनाते हैं। पहला देखो, सी देखो, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समस्या के लिए कोई प्रौद्योगिकी समाधान नहीं है। देखो इस टाइप के जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है हमेशा कटता है, ठीक है, ये तो गया काम से, ठीक है। आगे देखो, संपूर्ण विश्व में, अब ध्यान से देखना है, अभी एक्सट्रीम बढ़ने जा रहा है, में यंत्र और रसायनों पर आधारित कृषि प्रथाओं के स्थान पर तत्काल जैव कृषि याद करो, मैंने कल भी बताया था, जैसे श्रीलंका में उन्होंने एक साथ वहाँ पे लगा दी, तत्काल ये वर्ड क्या होता है, गलत हो रहा है, ठीक है, ये तो गए। अब आ जाओ, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी भू उपयोग प्रक्रिया में बदलाव लाना अनिवार्य, ये बात एकदम पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो यही तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे पीठ भूमियों में सबसे ज़्यादा वो रहता है, तो इनका यूज अपने को अच्छे तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आंसर है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कार्बन प्रशोधन का मुख्य स्थान है, क्या बात करें, उष्ण कटिबंधीय नहीं है ये। अब देखो यहाँ से देखो, बचा हुआ उत्सर्जन अधिकांशतः उष्ण कटिबंधीय पीठभूमि पीटलैंड के अपव्यय जलाने में निष्क्रिय, ना कि ये पीठभूमि क्या है सर? पीटलैंड होते हैं, एक तरीके से इसको वेटलैंड भी बोल सकते हो, जो आर्द्र भूमियाँ होती है वही है, इसलिए तो इकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछे फिर आगे भी पूछेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। ये तो अपन कर लिए थे, 64 हो गया था, ये बचे थे 65 और 66 बचे थे ना अपने, ये दोनों बचे हैं, 65, 66, 67, 68 नहीं, 69, 70 तक बचे हुए, 71 इसने गाइड कर दिया उसने। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, सभी मनुष्य शेषावस्था में माँ के दूध को पचाते हैं, परंतु 10,000 वर्ष पहले मवेशियों को पालन प्रणाली के आरंभ होने तक शिशु को एक बार दूध छुड़ाने पर उनको दूध पचाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। ये बात तो आज भी सही है, जैसे क्या होता है, अपने बछड़े को स्टार्टिंग में पिलाते हैं, फिर उसके बाद में उसको साइड में कर देते, चारा वारा डालने लग जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनमें एक लैक्टेज एंजाइम बनना बंद हो गया, जो लैक्टोज शर्करा को सरल शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। मानव के मवेशी चराने की प्रणाली आरंभ होने के बाद दूध को पचाना अत्यधिक लाभदायक हो गया, और यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में मवेशी चराने वाले से स्वतंत्र रूप से लैक्टोज सहन शक्ति का विकास हो। चीनी और थाई लोग जो मवेशी पर निर्भर नहीं थे, वे लैक्टोज एसेंशियल बने हुए। तो मतलब यही पता लग रहा है कि जो मतलब एडोप्टेशन वाली बात है, अनुकूलन वाली बात है, कि चीज़ें अगर आप यूज करते हो तो अच्छी चीज़ें, वो मतलब चीज़ें चेंज हो जाती है, नहीं करते तो जैसे अब ये देखो, चीनी और थाई लोग जो मवेशियों पर निर्भर नहीं है, वो लैक्टोज मतलब लैक्टोज को पचा ही नहीं पाते हैं, सीधी सी बात है, उसी के बारे में बात चल रही है। लगभग 10,000 वर्ष पहले विश्व के कुछ भागों में पशुपालन शुरू हुआ था, अरे ये उसकी बात नहीं कर रहा है। कहाँ पशुपालन शुरू हुआ है उसके बारे में नहीं है, इसे कैसे लैक्टोज जो पचाने की बात है वो कैसे सर्कल, उसके बारे में बात हो रही है। केवल लैक्टोज सहनशील लोगों में ही अपने शरीर में सरल शर्करा को पच पाने की क्षमता होती है।
जो लोग लैक्टोसेंसिल नहीं होते वे किसी भी डेयरी उत्पाद नहीं पचा सकते। सोचो, इस टाइम का वर्ड हमेशा कटता है। एक समुदाय, अब देखो एक वर्ड, समुदाय में खाने की आदतों में स्थायी परिवर्तन समुदाय के सदस्यों में आनुवंशिक परिवर्तन ला सकता है। अब देखो पॉसिबल स्टेटमेंट सकता है, अरे यही तो है। देखो स्टार्टिंग नहीं पचता था अपन, तो जब उन्होंने यूज़ किया फिर धीरे धीरे स्टार्ट ही हो गया। तो ये जनरेशन से जनरेशन जेनेटिक चेंजेस हुए वो चीज़ को लेके, सकता दिया है। अब ये चीज़ भी पकड़ने की कोशिश किया करो। अलग विकसित और औद्योगिक देशों की राष्ट्रीय आयु के बीच तुलना करते समय, ठीक है, मान लो कि लीस्ट डेवलप कंट्री है, जैसे मान लो आप ले लो बांग्लादेश ले लो या म्यांमार ले लो, ठीक है। औद्योगिक देशों मतलब कौन सा है, यूके ले लो, जर्मनी ले लो, ये सब चीज़ें, या यूएसए ले लो, कि राष्ट्रीय आयु के बीच तुलना करते समय आने वाली संकल्पनात्मक कठिनाइयाँ विशेष रूप से गंभीर होती है, क्योंकि विभिन्न अलग विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन वाणिज्यिक माध्यम से गुजरे बिना ही होता है। अब ये ध्यान से देखना, जैसे ये बहुत एक जेन्युइन सी समस्या बताई गई है कि जैसे अलग विकसित देश अलग विकसित क्यों रह जाते हैं, औद्योगिक देश। जैसे ध्यान से देखना, जब अंग्रेज थे भारत में क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ पे जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट तैयार करते थे और यहीं पे लाके लोगों को बेच देते थे। तो यही बात बोल रहा है, सेम बात वही है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो भारत का देखो यहीं पे इन लोगों ने खरीदा, यहीं से यहाँ ले गए और यहाँ आके बेच दिए। तो कॉमर्शियल सब चीज़ें कहाँ फ़ायदा हो रहा है, इनको फ़ायदा हो रहा है। तो वही चीज़ बता रहा है। तो एक अगर आप ब्रिटिश एरा वाली बात लेके चलोगे तो माइंड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। राष्ट्रीय उत्पाद के किसी भाग का उत्पादन और उपभोग वाणिज्यिक माध्यम से गुजरे बिना नहीं होना चाहिए। अरे ऐसी बात वो नहीं है, बात है संकल्प क्या समझाना चाह रहा है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग उत्पादन और उपभोग वाणिज्य माध्यम से गुजरे बिना होना अलग विकास का चिन्ह है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, औद्योगिक देश से उत्पादित उपभुक्त समस्त राष्ट्रीय उत्पाद वाणिज्य माध्यम से गुजरता है। अब ये समस्त वर्ड यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है यहाँ पे। अब देखो विभिन्न अलग विकसित देशों में विभिन्न, अब देखो ये बहुत अच्छी लाइन बोल रहे, विभिन्न मतलब डिफरेंट जितने वाले विकसित देशों में अवाणिज्यिक क्षेत्र का, ठीक है, का अस्तित्व देशों की राष्ट्रीय आयु की परस्पर तुलना को कठिन बना देता है। ये बात सब ऐसी बात है। अब ध्यान से देखो, जहाँ मान लो प्रोडक्शन हो रहा है तो ये नेशनल इनकम यहाँ बढ़ेगी ना, यूके की। भारत के उस टाइम देखना नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा कम था। उसका रीज़न यहाँ कि यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है ना, यहाँ उत्पादन हो रहा है, फिर यहाँ से बेचा जा रहा है, सारा प्रॉफिट यहीं पे जा रहा है और यही तो फिर इनकम डिफरेंस को बढ़ाएगा। और यही तो बात है मेन, इसमें किसकी बात चल रही है, राष्ट्रीय आय की बात चल रही है। बी ऑप्शन एक बार फिर से जरा बता दीजिए। देखो विभिन्न अलग विकसित देशों में अवाणिज्यिक क्षेत्र का अस्तित्व, अब जैसे मान लो कि ये जो सारे प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा था, यूके में हो रहा था ना, भारत को जब गुलाम बनाया गया था, तो अस्तित्व देशों की राष्ट्रीय आय को परस्पर तुलना कठिन बना देता। अब समय सी बात है, अब सारा प्रोडक्शन यहीं हो रहा है, सारा इनकम भी यहीं जा रहा है, प्रॉफिट सब कुछ यहीं पे हो रहा है, तो यहाँ की जो नेशनल इनकम होगी वो बहुत हाई होगी और यहाँ की जो नेशनल इनकम बहुत कम होगी। और ये स्टार्टिंग में अगर 1947 में देखो तो भारत का भी यही हालात था, तभी तो बोलते कि अंग्रेज लूट के ले गए यहाँ से। तो यही देखो ना, इस पैसे में पूरी बात किसके बीच में हो रही है, राष्ट्रीय आय के बारे में। और देखो और कोई भी जो ये देखो इसमें कहीं पे भी ऐसे राष्ट्रीय आय के बारे में नहीं बात कर रहे, यही चीज़ समझने वाली है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, मेन थीम पकड़ा करो, समझ में आ जाएगा आंसर कहाँ से निकलता है। अरे तभी आएगा जब बार बार देखोगे इन चीज़ों को, ऐसे नहीं आएगा। अब ये देखो, वायुमंडल में मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पादपों और सूक्ष्म जीवों के बीच एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो सकती है। किस ग्रह पर कार्बन के सबसे बड़े भंडार मृदा को अवशोषित कर सकते हैं, एक अध्ययन में पाया गया। छोड़ो यहाँ से आ जाओ। ऐसा अधिकांश पादपवर्दी के में बढ़ोतरी कारण होता है। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस और एक प्रदूषक है, कहीं ना कहीं सारी बात किस पे है, कार्बन डाइऑक्साइड पे बात है। यह पादपवर्दी को प्रोत्साहित भी करती है, चूँकि वृक्ष और दूसरी वनस्पति भविष्य में होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता में फलती फूलती और जड़ें मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रेरित कर सकती है। और अपने को पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसको ये फायदा पहुंचाती है, जो परिणाम स्वरूप मृदा कार्बन के अपघटन को और तेज कर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन में वृद्धि कर सकती है। तो ये पता लग गया, सारी बात कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हो रही है, ठीक है। सूक्ष्म जीव और पादपों के अस्तित्व के लिए कार्बन डाइऑक्साइड परम आवश्यक है। परम आवश्यक वर्ड देख रहे हो, एकदम एक्सट्रीम बना रहा वो स्टेटमेंट को ऑटोमेटिक है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करने के लिए मनुष्य पूरी तरह उत्तरदायी है। अरे ये तो पूरी बात ही ये करा कि इकोलॉजी ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सब कुछ सारी चीज़ें, एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट। पादप वर्दी की बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से, ये चीज़ समझो,
मुख्यतः ये वर्ड गलत होते हैं, मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव मृदा कार्बन उत्तरदायी है, ये मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। वर्धमान हरित आवरण मृदा में युक्त कार्बन की मोचन को प्रेरित कर सकता है, सकता वर्ड देखो, अरे देखो जनरल स्टेटमेंट है, कर सकता है, वर्धमान हरित आवरण मृदा में युक्त कार्बन की मोचन को प्रेरित कर सकता है, ठीक है। मार्दन कार्बन की ये उपनिगमन क्या होता है सर? कहाँ देख लिया तुमने उपनिगमन? क्वेश्चन में सर। कहाँ 67 लाइन पढ़ी है ना, 67 में क्वेश्चन वाला। अरे वो छोड़ो ना, उसे क्या मतलब है। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, तुम चीज़ों पीछे पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन सही भी नहीं होंगे तुमसे। उपनिगमन वो कुछ भी बोल लो, सारांश यही है कि इसके भाई ये पैसे से तुम क्या समझ रहे हो और महत्वपूर्ण बात क्या है, खत्म बात। और ये चीज़ याद रख लेना, उन चीज़ों चक्करों में पढ़ो तो फिर गए हो, फिर तुम्हें लग रहा है उनके अनुसार आंसर चेंज हो जाता है। तो बाद में फिर बता रहा हूँ, सेंटेंस पकड़ने की जो ट्रिक है उसको पकड़ो। ये सब पूर्व धारणा वाले में भी था मेरे दिमाग में, तो फिर मैंने उसको दो पेपर लगाया ना, उसको छोड़ा, हटा दिया मैंने बिल्कुल। तो सही होगा। अरे अपन जो गेम खेल रहे हो, स्टेटमेंट खेल रहे हो, वही सबसे मेन चीज़। आप ये नहीं समझोगे ना तो फिर तो पगला होगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, पगलाते रहो, क्योंकि भाई मैं हर लेवल पे चीज़ों को प्रैक्टिस करके देख चुका हूँ और वो सारी चीज़ें समझ के निष्कर्ष में पहुँचा हूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ, यही मतलब बोलते हैं अंतिम सत्य है। अगर आप सोच रहे हो, फिर मैं फिर बता रहा हूँ, कंप्रेंशन कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, यू हैव टू सेल्फ रीडर। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, और जो मैं निष्कर्ष दे रहा हूँ दैट्स द कंक्लूजन। इसके अलावा मैं लिख के चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे से बेस्ट वे में, मतलब क्वेश्चन सही नहीं होंगे, मैं भी नहीं बोल सकता मैं कंप्रेंशन पढ़ा रहा हूँ आपको, नो नेवर, पर मुझे पता है कि क्वेश्चन सही करने की अप्रोच यही है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो पगला हो गए। फिर मैं बार बता, पगला ना पगला हो। इस मार्केट में मैं फिर बता रहा हूँ, कंप्रेंशन भाई आप लोग हाथ जोड़ते हैं। आपकी बार भी देख लेना, कम से कम 7-8 क्वेश्चनों का आंसर इधर से उधर जाएगा कोचिंग वालों का। हिंदी में मुझे कॉम्प्रिहेंशन की कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिली है, कोई भी नहीं। अरे कोई नहीं छूता भाई, ये मैंने ऐसे नहीं छुआ, ये मेरा बहुत सालों का 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। और आप लोगों को लग रहा है मैं ये भाई मैं सारी चीज़ें अपना चुका हूँ, तभी मैं एकदम निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ। वो चीज़ पकड़ो भाई, मैं सेंटेंस के साथ खेल रहा हूँ, और यही सबसे बड़ी चीज़ है। एग्जामिनर उसी के साथ खेलता है। अरे ये नहीं समझोगे तो फिर पगलाओगे, करते रहो फिर। यही तो होता है कि अनुभवगत ज्ञान क्या होता है। अरे एक चीज़ याद रखना, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान अनुभवगत ज्ञान ही है। परंतु बहुत बार लोग क्या होते हैं कि दूसरे के अनुभव को नकार देते हैं, फिर खुद अनुभव लेने निकल जाते हैं। निकलो, मेरा क्या है। समय खराब करो और क्या है, यही चीज़ है। ठीक है, आगे देखो बेहतर। मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं भरोसा हो करके देख लो तुम लोग। सारे निष्कर्ष करके देख लो भाई। मैं 6-7 साल मैंने भाई यूपीएससी के अलावा कभी कुछ किया भी नहीं और कभी सोचा भी नहीं कि मैं कोई तैयारी भी कर लूँ। नो नेवर, आई विल ट्राई। तो ये चीज़ समझो, 6-7 सालों को मेरे पास खुद से करने के लिए ना सर अब टाइम भी नहीं बचा है। तो फिर काहे चक्कर में पड़ रहे हो चुपचाप? इधर जो बोल रहा हूँ वो तो काम करते नहीं हो। तो कितने पैसे तुमने 2016 के पैसेज किया था, कितने सही हुए? जी किए हैं सर, 20 सही हुए सर। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इन चीज़ों को मत पढ़ो चक्रों में भाई। यही होता गाइडेंस का मतलब ही क्या हुआ भाई? जो मैं बोल रहा हूँ भाई, ऐसे चलना है तो ऐसे चलना है। अब ऐसे नहीं कि मैं ऐसे चल के ऐसे जाऊँगा, मैं ऐसे चल के ऐसे जाऊँगा। नो, ऐसे मतलब ऐसे ही होता है। तो क्या ही मतलब है, फिर भटकते रहो। ठीक है, आगे देखो। ऐतिहासिक रूप से विश्व कृषि के सामने खाद की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। कहीं ना कहीं फिर क्या बात होगी, फूड की जो डिमांड और सप्लाई के बारे में बात चल रही है। व्यक्ति देशों के स्तर पर मांग पूर्ति संतुलन बंद अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक नीतिगत मुद्दा हो सकता है, विशेषकर यदि एक वह जनसंख्या बहुल अर्थव्यवस्था है, उसकी घरेलू कृषि स्थायी आधार पर पर्याप्त खाद्य पूर्ति नहीं कर पा रही हो। तो सीधी सी बात है, जो लोग होते हैं कहीं से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अगर उस देश में अगर मान लो फूड की जो डिमांड सप्लाई का अगर गैप बन जाए तो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे। जहाँ तक आधारभूत मानवीय अस्तित्व के लिए 2 वक्त का भरपेट भोजन का प्राथमिक महत्व है, उसमें खाद्य की विश्वव्यापी पूर्ति के मुद्दे को हाल के वर्षों में महत्व मिलता रहा है, क्योंकि मांग की मात्रा और संरचना दोनों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि हाल के वर्षों में अलग अलग देशों की खाद्य पूर्ति के आबादी संकलन निर्मित करने की क्षमताओं में कमी आई है।
खाद्य उत्पादन, विपणन और कीमतें, विशेषकर विकासशील विश्वों में गरीबों द्वारा कीमत वहन की क्षमता विश्वव्यापी मुद्दे बन गए हैं, जिनका विश्वव्यापी चिंतन और विश्वव्यापी समाधान आवश्यक है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बता दी और कहीं ना कहीं चिंता जाहिर कर दी। ठीक है, समझ में आ गया? अब ध्यान से समझो, इसका मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे क्या होता है, जैसे उस टाइम टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा चले गए थे, 200-250 रुपये किलो चले गए थे। तो सबसे पहले सरकार क्या करती, कभी ऑब्जर्व किया करो ये चीज़ें। तो सरकार सबसे पहले क्या करेगी, बाहर जो एक्सपोर्ट कर रहे थे लोग टमाटर वमाटर का, उस पर टैक्स वैक्स बढ़ा देगी। ठीक है, या फिर उसकी लिमिट कर देगी कि आप इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करोगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करेगी, जो मान लो कि ये जमाखोरी कर रहे हैं उन पर लगाम लगाएगी। ठीक है, फटाफट वो काम करेगी। तीसरा काम करेगी गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ाने। सप्लाई क्या करेगी, पाकिस्तान से मंगाएगी या जहाँ से भी टमाटर प्रोडक्शन हो रहा है आसपास की कंट्री से मंगाएगी, ताकि इसको मिनिमाइज किया जा सके। कि पूरा जो पैसे है उसी के बारे में। नहीं तो क्या होता है, जैसे 200-250 रुपये टमाटर को गरीब लोग से ही खरीद पाएगा भाई, नहीं खरीद पाएगा ना। तो उनके लिए चिंता है, ये पूरा विश्वव्यापी है प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में बात चल रही है। सीधे सिंपल सी बात है, वो पूरा पैसे उसी के बारे में है। देखो मैं फिर बताऊँ, जिस लेवल पे मैं चाह रहा हूँ कि इस लेवल पे पहुँचो, मतलब जैसे हिंट देख के आप पूरा पैसे समझ लो कि हाँ ये उस बारे में बात कर रहा है। ये तभी आता जब आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है, तब जाके लेवल आता है, इतने ऐसे नहीं आता। ठीक है, उपयुक्त परिचित के अनुसार विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए निम्न कौन कौन से मूलभूत हल है। अब देखो यही आखिरी में यही बात बोल रहा था, क्या क्या होना चाहिए। चलो ठीक है, आ जाओ तो देखते हैं। सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो पॉजिटिव बात कर रहा है, पॉजिटिव ऐसे अपन देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहला आ जाओ, हर एक को खाद शायद ही अंबानी को क्या ज़रूरत है, बस यही पकड़ो। अडानी को क्या ज़रूरत है, हर एक को, तो मतलब हर एक आ गया, काट दो, आंसर ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। दूसरा सही है, गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता को सुधारना, ये बात तो सही है, एकदम पॉजिटिव बात है। ठीक है, दूसरा तो सही है। अब देखते पहला और तीसरे में कौन सही है। विपणन की दशाओं को नियमन करना, ये तो सबसे मेन चीज़ है। अगर मेंस का सिलेबस जाके देखोगे तो यही मेंस का सिलेबस है। GS 3 में जाके देखना, 9th या 8वां टॉपिक, नहीं 8वां टॉपिक है, 8वां या 7वां टॉपिक है GS 3 में, विपणन की दशा को नियमन करना, यही तो सबसे मेन चीज़ है। आगे देखो, तो ऐसे तो आंसर आ गया है। अब देखो, अपेक्षाकृत अधिक कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना, अरे नहीं, देखो मैं फिर बताऊँ, फिर तो ये तो वही बात होगी, मैन्युफैक्चर सेक्टर कौन लगाएगा, सर्विस सेक्टर कौन ग्रोथ करेगा। जितना कम कृषि पे डिपेंडेंट होगा देश, उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। और सबसे मेन बात है ना, देखो कैपेबिलिटी करो ना। अब देखो मेन एक चीज़ ध्यान से समझना, जैसे अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे है ना एग्रीकल्चर में लोग लगे हैं 5% मशीनों से काम होता है, सारी चीज़ें। प्रोडक्शन भारत से भी ज़्यादा कर रहे हैं, भारत में लगे हैं 50% लोग और प्रोडक्शन हो रहा है, अमेरिका 10% भी नहीं हो रहा। मेन बात ये है ना, तो लोगों को वहाँ पे क्या गया, कैपेबल कर दिया गया है, तो ये जो अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो, अरे ऐसे भी पढ़ोगे, विपणन की दशा नियमन करना एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, सबसे बड़ी चुनौती क्या है विश्व कृषि के समक्ष, डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल ही किसका है, स्टार्टिंग से लेके डिमांडिंग सप्लाई। कहाँ डिमांड सप्लाई की बात कर रहा है, खाद की मांग और आपूर्ति बीच संतुलन प्राप्त करना, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। बस हो गया आंसर। अब देखो इधर, कृषि हेतु पर्याप्त भूमि प्राप्त करना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विस्तार करना, क्या बात कर रहे हो एग्रीकल्चर लैंड तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, बात वो नहीं है, बात है डिमांड सप्लाई की। ध्यान से समझना, देखो ऑब्जर्व किया करो, जब न्यूज़पेपर में देखना, छत्तीसगढ़ में टमाटर फेंके जा रहा है, 1 रुपये किलो टमाटर भाव पूरा मंडियों में फेंक के चले जाते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद में पता लगता है कि दिल्ली में टमाटर के भाव 250-300 रुपये किलो चले गए। बस ये क्या है, डिमांड सप्लाई की बात है ना। यहाँ दिल्ली में डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई नहीं है, या सप्लाई ज़्यादा तो डिमांड नहीं है, बस यही तो खेल है। अलग विकसित देशों में भुखमरी का उन्मूलन करना, अरे क्या बात कर रहे हो खाद में गैर खाद वस्तुओं के उत्पादन के बीच संतुलन बनाए रखना, नो, सबसे मेन चीज़ है ये। देखो स्टार्टिंग पहली ही लाइन में दी है, पहली ही लाइन में सबसे बड़ी चुनौती यही। देखो यही, इसीलिए मैंने वो जो नया कॉन्सेप्ट बताया ना, अब देखो यही चीज़ है। अब मेरे से आप लोग रेगुलर जुड़े रहोगे, सब चीज़ें समझोगे तो नई नई चीज़ें मिलेगी। भाई मैं भी आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे भी तो एग्जाम देना है ना, तो मैं भी नई नई इनोवेटिव, मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि आपको सबसे ईजी से ईजी वे मैं सिखाऊँ। अब देखो मैं CSET जब करवाऊँगा ना, जब रीजनिंग मैथ करवाऊँगा, तो ध्यान से देखना, बहुत सारे अप्रोच है। आप यूट्यूब पे देखोगे, इन्हीं क्वेश्चनों को कराने का बहुत सारे अप्रोच है, बहुत से हार्ड से हार्ड टफ बच्चों को समझ में नहीं आता। मैं उस अप्रोच से सोल्व करवाऊंगा कि आप एग्जाम में सोल्व कर सको। मेरा ये हमेशा माइंड में रहता है
कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करो, जो अप्रोच सीखो आप। जैसे ये अप्रोच भाई सीधी सी बात है, मैं जो अप्रोच पे काम कर रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाली टेक्निक है ना, कि ऐसे नहीं फालतू टाइम पास सोल्व करने वाली नहीं है। ठीक है, आगे देखा, उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्था में भूख और भुखमरी मिटाने में निम्नलिखित किन से सहायता मिलती है। तो पॉजिटिव बात की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो यही आंसर आ जाएगा कि खाद की मांग और आपूर्ति बीच संतुलन करना। ये तो आएगा, ये जब आएगा तो ये तो हमेशा चला जाएगा, ये तो ऐसे जाता है। ठीक है, खाद आयात में वृद्धि करना अब यही तो मेन चीज़ है। देखो ध्यान से देखना, विकासशील अर्थव्यवस्था में भूख और भुखमरी घटाने में, भूख एक तो भुखमरी घटानी है अपने को, ठीक है, भूख घटानी है, तो सबसे मैंने डिमांड सप्लाई को कर दो, उसी से सारी चीज़ हो जाएगी। अगर आप ये कर लो आयात में वृद्धि कर रहे हो तो ध्यान से समझना, आयात में एक रेट भी बढ़ सकती है। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ यार को, भारत के जो खाद्य निर्माता होंगे, किसान होंगे, उनके लिए नेगेटिव होगा ना, तो ये नेगेटिव चीज़ है, इम्पोर्टेड है, इसलिए ऐसे हमेशा खराब माना जाता है। ठीक है, आज क्यों अपन जो डब्ल्यूटीओ जो सब्सिडी कहाँ क्यों चैलेंज झेल रहे हैं, अमेरिका क्या चाहता है कि भारत जो अपना मार्केट नहीं खोलता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग, ये लोग क्यों भारत के पीछे पड़े हैं। भारत अपने उनके डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आने देता, क्योंकि पता है भाई भारत के जो लोग हैं एग्रीकल्चर किसान हैं उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो कम इनकी कॉस्ट क्या है, बहुत कम है। अरे बहुत कम, फ्री मतलब ये माने चलो, अगर जैसे डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे बिकने लग जाए ऑस्ट्रेलिया के, इनके सबके, तो ये मदर डेयरी सब फेल हो जाएंगे, वो 10-10 रुपये किलो में दूध बेचने लग जाएंगे यहाँ पे आके। तो सभी सी बात है, यहाँ पे तो कॉस्ट ही है कि 50 रुपये तो कॉस्ट ही आ रही है, तो ये समस्या है ना, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ये कट जाएगा। अब देखो पहला तो सही, अब तीसरा देखते हैं, निर्धनों की क्रिया शक्ति में वृद्धि करना। ये तो बहुत पॉजिटिव बात है भाई। अपन जो मान लो कि पावर व्यक्ति, उनके परचेसिंग पावर ही बढ़ा दो ना। परचेसिंग पावर कैसे बढ़ेगी, उनको स्केलेबल करो, उनको रोजगार दे दो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव बात है। खाद्य उपभोग प्रतिमानों प्रयासों में बदलाव लाना, नो, इसमें लाने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, मैं फिर बार बताऊँ, देखो यही पहले आंसर में भी यही था, तो ये आंसर यहीं से आ रहा है, गरीबी दर कीमत वहन करने की क्षमता सुधार, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, अभी देखो आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी खाद्य पूर्ति जो फूड सप्लाई है, उसके मुद्दे को मुख्यतः किसके कारण महत्व प्राप्त हुआ है, कि इसके क्या कारण है। स्वाभाविक सी बात है, क्या चीज़ है, सतत खाद्य पूर्ति हेतु क्षमताओं में परिसीमन। ठीक है, अब देखो तीव्र गिरावट, खाद्य उत्पादन तीव्र गिरावट है, तो फालतू बात बोलते हैं, इसको जैसे ही काटोगे आंसर आ जाएगा। विश्वव्यापी रूप में जनसंख्या तीव्रता, नो, सतत खाद्य पूर्ति होनी चाहिए। अब पढ़ोगे, देखो ध्यान से देखना, खाद्य उत्पादन, विपणन और कीमतें, विशेषकर विकासशील विश्व में गरीबी दर वहन करने की क्षमता। देखो ये आंसर भी विश्वव्यापी मुद्दे बन गए, जिनके विश्वव्यापी चिंतन, विश्वव्यापी समाधान आवश्यक भी है। अरे उसी की बात कर रहा है। अरे देखोगे तो, अरे देखो ये चीज़ रखना, तीव्र गिरावट, अभी इंग्लिश में पढ़ो एक बार, इधर आओ, शार्प डिक्लाइन, याद करो जो अपन जीएस में वो ट्रिक पढ़ते थे, इन द एरिया ऑफ द फूड प्रोडक्शन। ये तो बता कैसे बात करें, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कोई ग्राफ होता है, जैसे मान लो फूड प्रोडक्शन ऐसे हो रहा था, यहाँ पे मान लो ऐसे बढ़ रहा था, अचानक से ऐसे गिरना, ऐसे कुछ गिरना होता है शार्प डिक्लाइन, ऐसे नहीं डिक्लाइन, ऐसे हो सकता है डिक्लाइन, पर ये बोला शार्प डिक्लाइन, दैट्स द इम्पॉसिबल वे, ऐसे कोई नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें तो लग भी रहा था। ठीक है, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ समझो, आज एक चीज़ याद रखो, मैं जिस अप्रोच में बता रहा हूँ, और अब की बार सबके 20+ सही होने चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है, अच्छे लेवल पे जिसने प्रैक्टिस किया वो 25 तक भी सही कर सकता है। अगर जिसने अच्छे लेवल पे बार बार इन्हीं पैसेज को बार बार पढ़ के जो मैंने बता रहा हूँ चीज़ें वो लगाओगे, तो वो चीज़ें हो जाएगी। चलो ठीक है, कुछ पूछना है?